नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी सेल्समैन ने या मान लीजिए चंदा मांगने वाले ने, अरे कभी कभी दोस्त ने भी कोई बात इतनी आसानी से मनवा ली हो? हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे कोई मैगजीन ले ली जिसकी शायद जरूरत भी नहीं थी, या किसी प्लान के लिए फटाक से हाँ बोल दिया, सोचा भी नहीं ज्यादा। बिल्कुल, हम सबके साथ होता है ऐसा कभी ना कभी। और आज ना हम इसी के पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हाँ, कि आखिर कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों से हाँ कैसे निकलवा लेते हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन। उसकी शुरुआत से ली है हमने। इन्फ्लुएंस, हाँ मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, तो इसे एक सोशल साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है। और मजे की बात यह है कि वो खुद मानते थे कि वो मतलब आसानी से दूसरों की बातों में आ जाते थे। अरे वाह, मतलब जो खुद आसानी से हाँ कह देता था वो ये समझने निकला कि भाई ऐसा होता क्यों है, ये तो कमाल है। तो फिर कैसे खोला उन्होंने ये राज? देखिए, उनकी शुरुआत ही इसी सवाल से हुई कि क्यों एक ही रिक्वेस्ट, एक ही बात, उसको अलग ढंग से कहो तो जवाब बदल जाता है, कभी हाँ कभी ना। तो पहले तो उन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए स्टूडेंट्स पर, ये समझने के लिए कि ये जो सहमति है, हाँ कहना, इसके पीछे कौन सी साइकोलॉजिकल नियम, प्रिंसिपल्स काम करते हैं। लेकिन लैब का माहौल तो कंट्रोल्ड वाला होता है ना, असली दुनिया से तो काफी अलग होता है ना। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। और लेखक को भी यही लगा। जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि इन नियमों के असली मास्टर्स, जो असली खिलाड़ी हैं, वो कौन है? वो लैब में नहीं है, वो तो असली दुनिया में है। जैसे सेल्स वाले, एडवर्टाइजर्स, फंडरेजर, जिनका रोज का काम ही है लोगों से हाँ कहलवाना। हाँ, बात तो सही है। उनका तो पूरा करियर ही इसी पे टिका है। एग्जैक्टली। जो इसमें माहिर नहीं, वो तो टिक ही नहीं पाएगा इस फील्ड में। तो फिर इन्होंने क्या किया? इन मास्टर से सीखने के लिए लैब से बाहर निकले। हाँ, उन्होंने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया, जासूसी वाला। जासूसी? हाँ, मतलब करीब 3 साल तक वो भेष बदलकर, अंडरकवर होकर इन प्रोफेशनल्स के बीच रहे। सेल्स ट्रेनी बन गए, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया, पीआर फर्म्स में गए। अरे बाप रे। हाँ, मतलब सीधे मैदान में उतरकर उनके दांव पेच सीखे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। 3 साल अंडरकवर, सच जानने के लिए इतनी मेहनत, इससे तो यकीनन कुछ बहुत गहरा पता चला होगा। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली खोज ये थी कि लोगों को हाँ मनवाने के जो हजारों तरीके दिखते हैं ना, हाँ, उनके पीछे असल में सिर्फ 6 बुनियादी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ही काम कर रहे थे। सिर्फ 6? हाँ। हजारों तरीकों के पीछे? ये कौन से 6 हैं? ये तो सुनना ही पड़ेगा। हाँ, ये 6 बड़े पावरफुल हथियार हैं जिनसे हम अक्सर अनजाने में ही प्रभावित हो जाते हैं। पहला है रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेशन यानी लेन देन, एहसान वाली बात। बिल्कुल, एहसान का बदला चुकाने की जो हमारी अंदरूनी इच्छा होती है। जैसे मॉल में कोई फ्री सैंपल देता है ना, हाँ देते हैं, तो बाद में उसका प्रोडक्ट खरीदने का थोड़ा दबाव सा महसूस होता है, भले ही जरूरत ना हो। वो है रेसिप्रोकेशन। अच्छा, और दूसरा है कंसिस्टेंसी। मतलब जो कह दिया या जो मान लिया, उस पर टिके रहने की कोशिश। हाँ, ये भी होता है। अपनी बात से पलटना अच्छा नहीं लगता। सही कहा। जैसे अगर आपने किसी सर्वे में कह दिया कि हाँ मैं पर्यावरण की चिंता करता हूँ, तो बाद में उसी से जुड़ा कोई चंदा मांगने आएगा ना, तो मना करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तीसरा है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ मतलब भीड़ के साथ चलना। हाँ, वही जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं उसे सही मान लेना। जैसे किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन देखो तो लगता है अरे ये जरूर अच्छा होगा, या ऑनलाइन रिव्यूज देखकर सामान खरीदना। परफेक्ट। चौथा है लाइकिंग। लाइकिंग मतलब पसंद। हाँ, हम जिन लोगों को पसंद करते हैं, दोस्त हों या कोई सेलिब्रिटी हो, उनकी बात आसानी से मान लेते हैं। दोस्त ने कहा ये फिल्म अच्छी है तो देख ली। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। और पांचवा है अथॉरिटी, यानी एक्सपर्ट्स या अधिकार वाले लोगों की बात मानना। जैसे डॉक्टर की सलाह। बिल्कुल, या किसी फील्ड के जानकार की राय। हम मानते हैं कि उन्हें हमसे ज्यादा पता है। सही है। और आखिरी छठा है स्कार्सिटी, कमी का आकर्षण। ओ, लिमिटेड टाइम ऑफर वाला। हाँ, या सिर्फ 2 पीस बचे हैं। जो चीज कम होती है या मुश्किल से मिलती है, वो हमें ज्यादा कीमती लगने लगती है और उसे पाने की इच्छा बढ़ जाती है। रेसिप्रोकेशन, कंसिस्टेंसी, सोशल प्रूफ, लाइकिंग, अथॉरिटी, स्कैरसिटी। अरे हाँ, ये तो सच में रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह दिखते हैं और लेखक इन्हें प्रभाव के हथियार, वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। हाँ, बिल्कुल।
क्योंकि ये हमारे दिमाग के शॉर्टकट की तरह काम करते हैं। देखिए, हमारी जिंदगी कितनी तेज है, कितनी इंफॉर्मेशन है चारों तरफ। हाँ, सोचने का टाइम ही कहाँ मिलता है हर चीज पर। एग्जैक्टली। तो ये प्रिंसिपल्स हमें जल्दी फैसले लेने में मदद करते हैं, लेकिन इसी वजह से कई बार लोग इनका इस्तेमाल करके हमसे बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली हाँ कहलवा लेते हैं। ऑटोमेटिक कंप्लायंस, बिना दिमाग लगाए हाँ कह देना। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे आपने शुरू में कहा था, कोई बिना जरूरत के मैगजीन खरीद लेता है, शायद वहाँ लाइकिंग या रेसिप्रोकेशन काम कर गया हो। और आज की दुनिया में तो ये और भी ज्यादा होता होगा, जहाँ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, ध्यान बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। हमारे पास हर चीज को बारीकी से परखने का न तो टाइम है, न शायद उतनी मेंटल एनर्जी, इसलिए हम इन शॉर्टकट्स पर और ज्यादा निर्भर हो गए हैं। इसीलिए ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि ये सिद्धांत कब और कैसे हम पर असर डाल रहे हैं, ताकि हम ज्यादा जागरूक होकर सोच समझकर फैसले ले सकें। बिल्कुल। तो संक्षेप में, एक रिसर्चर जो खुद आसानी से बातों में आ जाता था, उसने जासूसी करके पता लगाया कि लोगों के हाँ कहने के पीछे सिर्फ 6 मनोवैज्ञानिक हथियार हैं जो अक्सर हमारे फैसलों को बिना हमारी जानकारी के कंट्रोल करते हैं। हाँ, और यही आज सोचने वाली बात है। अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहे या आप खुद किसी चीज के लिए हाँ कहने वाले हों, तो क्या एक सेकंड रुककर सोच सकते हैं कि कहीं इन 6 में से कोई प्रिंसिपल तो काम नहीं कर रहा। ये जानना जरूरी है कि हम कब वाकई सोच समझकर हाँ कह रहे हैं और कब सिर्फ किसी साइकोलॉजिकल शॉर्टकट के असर में है ना? इस पर सोचिएगा जरूर। Now, without wasting any time, moving forward to Chapter 1, Weapons of Influence. सोचिए, एरिज़ोना में एक ज्वेलरी स्टोर है। वहाँ ना फिरोजा मतलब टर्क्वाइज गहने बिक ही नहीं रहे थे। अच्छा। हाँ, तो मालकिन बड़ी परेशान, शहर से बाहर जाने लगी, तो सेल्स वुमन के लिए एक नोट छोड़ दिया, भाई इस केस का सारा सामान कीमत गुणा आधा कर दो, मतलब हाफ। ओके, कीमत आधी। पर हुआ ये कि उस सेल्स वुमन ने गलती से हाफ की जगह 2 पढ़ लिया। अरे, मतलब कीमत डबल कर दी। हाँ? और कमाल देखिए, सारे गहने वो भी 2 गुनी कीमत पर हाथों रात बिक गए। ये हुआ कैसे? ये कहानी ना एक बहुत अच्छा इशारा है कि हमारा दिमाग कई बार कैसे काम करता है। कैसे? वो ना चीजों को आसान बनाने के लिए कुछ शॉर्टकट अपनाता है। इन्हीं को मनोवैज्ञानिक जैसे रॉबर्ट सियाल्डीनी है, वो इन्फ्लुएंस के हथियार या प्रभाव डालने के तरीके कहते हैं। अच्छा, इन्फ्लुएंस के हथियार। हाँ, ये शॉर्टकट वैसे तो बड़े काम के होते हैं, पर कभी-कभी हमसे अजीब फैसले करवा देते हैं, वो भी बिना ज्यादा सोचे समझे। तो आज हम इन्हीं पर बात करने वाले हैं, ये मानसिक शॉर्टकट्स। में ये बहुत साफ दिखता है। जानवरों में कैसे? जैसे एक उदाहरण है माँ टर्की का। वो अपने बच्चों की एक खास चीप चीप आवाज सुनकर ही उनमें दिलचस्पी दिखाती है, उनकी देखभाल करती है। हाँ, मैंने पढ़ा था वही प्रयोग। वैज्ञानिकों ने एक नकली पोलोकैट लिया जो टर्की का दुश्मन होता है। सही। और उसके अंदर वो चीप चीप आवाज का टेप चला दिया। और नतीजा? माँ टर्की उस नकली दुश्मन से भी अपने बच्चे जैसा बर्ताव करने लगी। कमाल है। और जैसे ही आवाज बंद हुई, वो उस पे हमला करने लगी। तो यहाँ वो चीप चीप आवाज एक ट्रिगर बन गया। ट्रिगर मतलब बटन जैसा। हाँ, एक बटन जैसा जिसने माँ टर्की के अंदर एक तयशुदा व्यवहार, जिसे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कहते हैं, वो शुरू कर दिया। और ऐसा हम इंसानों में भी होता है। अच्छा, इंसानों में कैसे? याद है वो हार्वर्ड की मनोवैज्ञानिक एलन लेंगर का जेरोक्स मशीन वाला प्रयोग? हाँ, कुछ याद आ रहा है। लाइन में लगे लोगों से पूछा था। बिल्कुल। पहले पूछा, एक्सक्यूज मी, मेरे पास 5 पेज है, क्या मैं जेरोक्स मशीन इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ। तो करीब 60% लोग मान गए। ठीक है। फिर कारण के साथ पूछा, क्योंकि मुझे जल्दी है। अब 94% लोग मान गए। वाह, कारण बताने से इतना फर्क। पर सबसे मजेदार बात आगे है। जब एक नकली मतलब बेमतलब का कारण दिया, क्योंकि मुझे कुछ कॉपी बनानी है। अरे भाई, जेरोक्स मशीन तो कॉपी बनाने के लिए ही होती है। हाँ, बिल्कुल। तब भी सोचिए 93% लोग मान गए। क्या बात है। मतलब असली वजह जरूरी नहीं थी, सिर्फ क्योंकि शब्द काफी था। लगता तो यही है। वो शब्द क्योंकि वो ट्रिगर बन गया, उसने लोगों को हाँ कहने पर लगभग मजबूर कर दिया। ये सोचने वाली बात है
कि सिर्फ सही शब्द इस्तेमाल करके भी शायद लोगों को मनाया जा सकता है। ये तो बिल्कुल उस ज्वेलरी स्टोर वाली बात हो गई। ग्राहकों को शायद फिरोजा की ज्यादा समझ नहीं थी, तो जब कीमत बढ़ी हुई देखी, उन्होंने मान लिया होगा कि अरे महंगा है तो बढ़िया ही होगा। महंगा बराबर अच्छा वाला शॉर्टकट। बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत ही आम मानसिक शॉर्टकट है और यहीं से हम अपने दूसरे जरूरी सिद्धांत पर आते हैं, कॉन्ट्रास्ट सिद्धांत या कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। कॉन्ट्रास्ट सिद्धांत ये क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि हम किसी चीज को कैसा महसूस करते हैं या आंकते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हमने उससे ठीक पहले क्या देखा या महसूस किया है। अच्छा, जैसे वो पानी वाली बाल्टी का उदाहरण। हाँ, वही वाला। एक हाथ ठंडे पानी में डालो, दूसरा गर्म पानी में। तो ठंडे हाथ को वो नॉर्मल पानी गर्म लगेगा और गर्म हाथ को ठंडा। पानी तो वही है, पर पहले के अनुभव ने उसका एहसास बदल दिया। समझ गए। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है रोज की जिंदगी में? अरे बहुत जगह। कभी कपड़ों की दुकान में गौर किया है, सेल्स पर्सन पहले अक्सर महंगी चीज दिखाते हैं, जैसे कोई महंगा कोट या सूट। हाँ, दिखाते हैं। और उसके बाद स्वेटर या शर्ट। मान लो 15,000 का सूट देखने के बाद 3,000 का स्वेटर उतना महंगा नहीं लगता। हाँ, ये तो होता है। रियल एस्टेट वाले भी तो करते हैं शायद। पहले एक घर ठीक ठाक या यूं ही कोई घर दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्हें सेटअप प्रॉपर्टी कहते हैं। जानबूझकर दिखाते हैं ताकि बाद में जब वो असली घर दिखाएं जिसे वो बेचना चाहते हैं, वो तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा लगे। चालाकी है ये तो। कार डीलर भी करते हैं। गाड़ी का मेन प्राइस तय हो जाने के बाद छोटी छोटी एक्सेसरीज जोड़ते हैं, जैसे सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम। मान लो 12 लाख की डील हो गई, उसके बाद 8,000 रुपए का म्यूजिक सिस्टम। बहुत छोटी रकम लगती है, जबकि शायद वो महंगी हो। अरे हाँ। और वो शारन का खत, वो कॉलेज स्टूडेंट वाला मजेदार किस्सा। हाँ, वो भी कॉन्ट्रास्ट का बेहतरीन उदाहरण है। पहले पेरेंट्स को बड़ी बड़ी बुरी खबरें लिखी, एक्सीडेंट हो गया, मैं प्रेग्नेंट हूँ, सब झूठ। और फिर आखिर में असली खबर दी कि मेरी पढ़ाई में ग्रेड्स खराब आए हैं। तो पेरेंट्स को वो असली बुरी खबर उतनी बुरी नहीं लगी होगी पहले वाली झूठी खबरों के मुकाबले। कॉन्ट्रास्ट ने काम कर दिया। सही है। तो हमने देखा कि दिमाग शॉर्टकट लेता है। महंगा मतलब अच्छा, क्योंकि सुनकर मान जाना। और ये कॉन्ट्रास्ट सिद्धांत भी है। हाँ, कि पहले क्या देखा या महसूस किया वो बाद वाली चीज के अनुभव को बदल देता है। तो सवाल यह है कि ये शॉर्टकट्स अच्छे हैं या बुरे? मतलब एक तरफ तो जिंदगी आसान बनाते हैं। बिल्कुल। दुनिया इतनी जटिल है, हमारी छोटी चीज का विश्लेषण नहीं कर सकते। ये तेजी से फैसले लेने में मदद करते हैं, जरूरी है ये। पर यही शॉर्टकट हमें उन लोगों के लिए थोड़ा कमजोर बना देते हैं जो इन ट्रिगर्स और सिद्धांतों का इस्तेमाल करना जानते हैं। मतलब वो हमें प्रभावित कर सकते हैं और हमें शायद पता भी ना चले। हाँ, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये प्रभाव के तरीके कैसे काम करते हैं, ताकि हम ज्यादा जागरूक रह सकें। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपने रोज के फैसलों में इन छिपे हुए प्रभावों को, इन शॉर्टकट्स को पहचान सकते हैं? क्या कभी किसी दुकान में या किसी से बात करते हुए कॉन्ट्रास्ट सिद्धांत या किसी ट्रिगर शब्द ने हमारे फैसले पर असर डाला है? और ये भी सोचना चाहिए कि इनके अलावा और कौन से अनदेखे मानसिक शॉर्टकट हो सकते हैं जो हमारे रोज के चुनावों को, हमारी पसंद नापसंद को चुपचाप गाइड कर रहे हैं। इस पर विचार करना काफी दिलचस्प हो सकता है। चैप्टर 1 कंप्लीटेड। अब हम चैप्टर 2 पारस्परिकता रेसिप्रोकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। याद रखें, हर कर्ज ऐसे चुकाओ जैसे बिल भगवान ने लिखा हो। सोचिए, आपको किसी अनजान से अचानक क्रिसमस कार्ड मिले, आप क्या करेंगे? अजीब लगेगा शायद। हाँ, पर एक प्रोफेसर ने ये किया और जानते हैं क्या हुआ? उन्हें ढेरों कार्ड्स वापस मिले, उन लोगों से जिन्हें वो जानते तक नहीं थे। अरे वाह, ये तो सीधा सीधा दिखाता है वो नियम जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, पारस्परिकता। हाँ, मतलब लेन देन का नियम। बिल्कुल सीधी सी बात है। कोई हमारे लिए कुछ करे तो हमें भी लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। जैसे तोहफे के बदले तोहफा या एहसान के बदले एहसान। तभी तो हम थैंक यू की जगह कभी कभी कहते हैं मच ओब्लाइज्ड, जिसका मतलब ये है कि भाई मैं कर्जदार हूँ। और कमाल की बात यह है कि ये नियम सिर्फ यही नहीं, दुनिया की हर सोसाइटी, हर समाज में है। हाँ, मतलब कोई भी इंसानी समाज ऐसा नहीं जो इसे ना मानता हो। शायद यही चीज हमें इंसान बनाती है। हमारे पूर्वजों ने ऐसी तो सीखा होगा, खाना बांटना, हुनर बांटना, एक जिम्मेदारी के तहत। बिल्कुल। और इसी कर्ज के जाल ने हमें साथ मिलकर काम करना सिखाया, चीजें, सर्विसेज एक्सचेंज करना सिखाया। मतलब कोई किसी को कुछ दे सकता था बिना ये डरे कि उसका नुकसान हो जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि पता था कि जरूरत पड़ने पर सामने वाला भी मदद करेगा। भविष्य में एहसान चुकाने की भावना। इसका एक बहुत हैरान करने वाला उदाहरण है
1985 में इथियोपिया ने मेक्सिको को मदद भेजी। अच्छा, 1985 में तो इथियोपिया खुद बहुत मुश्किल में था, गरीबी, भुखमरी। वही तो, उन्होंने $5000 भेजे मेक्सिको को भूकंप पीड़ितों के लिए। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि 50 साल पहले 1935 में जब इटली ने इथियोपिया पर हमला किया था, तब मेक्सिको ने उसकी मदद की थी। 50 साल बाद? कमाल है। मतलब एहसान चुकाने की भावना इतनी मजबूत थी मुश्किल हालात में भी। हाँ, तो आज हम इसी पावरफुल नियम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरूर। इसकी ताकत समझने के लिए वो रीगन्स का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है, कोक वाला। हाँ, उसमें क्या था कि 2 लोग पेंटिंग्स को रेट कर रहे थे, है ना? हाँ, और उनमें से एक रिसर्चर का साथी था, वो ब्रेक में गया और दूसरे पार्टिसिपेंट के लिए बिना मांगे एक कोक ले आया। बिना मांगे, ये जरूरी है। हाँ, और फिर बाद में उसी साथी ने दूसरे पार्टिसिपेंट से कहा कि भाई मैं कुछ रैफल टिकट्स बेच रहा हूँ, खरीदोगे? और नतीजा? नतीजा चौंकाने वाला था। जिन लोगों को वो मुफ्त की कोक मिली थी ना, उन्होंने उन लोगों के मुकाबले 2 गुने टिकट खरीदे जिन्हें कोक नहीं मिली थी। ओह, मतलब एक छोटी सी कोक का एहसान भारी पड़ गया। बिल्कुल, पर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी क्या? कि लोगों ने टिकट तब भी खरीदे जब वो कोक लाने वाले साथी को खास पसंद भी नहीं करते थे। सच में? मतलब पसंद नापसंद से भी ज्यादा ताकतवर है ये नियम। हाँ, ये दिखाता है कि ये फीलिंग कितनी गहरी है। पसंद अपनी जगह, कर्ज अपनी जगह। इसका असर तो असल जिंदगी में भी दिखता होगा फिर। बिल्कुल, जैसे वो हरे कृष्णा सोसाइटी वाले करते थे एयरपोर्ट्स पर या दूसरी पब्लिक जगहों पर। हाँ हाँ, वो फूल या किताब देते थे पहले। हाँ, पहले मुफ्त में कुछ देना, फिर डोनेशन मांगना। बहुत लोगों ने पसंद नहीं करते थे, चिढ़ते भी थे। लेकिन वो गिफ्ट हाथ में आ जाने के बाद एक दबाव महसूस करते थे दान देने का। कई लोग तो दान देकर वो फूल वहीं फेंक देते थे, पर काम तो हो गया। हालांकि अब लोग शायद ज्यादा सावधान हो गए हैं इस टैक्टिक से। हाँ, वो तो है, पर यह सिद्धांत और भी जगह काम करता है। पॉलिटिक्स में देख लीजिए। कैसे? वोट के बदले छोटे मोटे काम करवाना या एक नेता का दूसरे नेता के बिल को सपोर्ट करना, ये सोचकर कि भाई कल मेरा बिल आएगा तो तुम सपोर्ट कर देना। अच्छा, ये भी एक तरह का लेन देन ही है। और मार्केटिंग में? मार्केटिंग में तो बहुत होता है। सुपरमार्केट में फ्री सैंपल देना, या जैसे कुछ कंपनियां घर पे प्रोडक्ट छोड़ जाती हैं इस्तेमाल करने के लिए। एमवे का BOG कहते थे शायद। हाँ, कि आप इस्तेमाल करके देखो, पसंद आए तो रखना। ये सब इसी नियम का फायदा उठाते हैं। और एक और जरूरी बात है इसमें, ये एहसान चुकाने की भावना तब भी जाग जाती है जब एहसान मांगा ही ना गया हो। मतलब? कोक वाले केस की तरह। हाँ। नियम ये नहीं कहता कि एहसान मांगने पर ही चुकाना है। जैसे कई चैरिटी संस्थाएं क्या करती हैं, वो मेल में आपको मुफ्त के एड्रेस लेबल भेज देंगी या ग्रीटिंग कार्ड। हाँ, आते हैं ऐसे मेल। उस छोटी सी बिना मांगी चीज से भी डोनेशन मिलने के चांस लगभग डबल हो जाते हैं। अरे, ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए कि इस नियम का एक मकसद ही है रिश्तों को, लेन देन को शुरू करना। तो पहला कदम कोई भी उठाए, चाहे बिना मांगे, एक जिम्मेदारी बन जाती है। एक फ्रेंच मानव विज्ञानी थे, मार्सल मॉस। उन्होंने कहा था कि देने की बाध्यता है, लेने की बाध्यता है और चुकाने की बाध्यता है। बिल्कुल। लेने की बाध्यता ये इसे थोड़ा एक्सप्लॉइट करने लायक बनाती है। जैसे कोक वाले एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट मना नहीं कर पाया कोक लेने से। हाँ, और हरे कृष्णा वाले केस में भी लोग फूल नहीं चाहते थे, पर अक्सर ले लेते थे, फिर दान देना पड़ता था। अनचाहा तोहफा भी काम कर गया। और यहीं पर शायद ये चीज थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है, मतलब अनफेयर एक्सचेंज। एग्जैक्टली। ये नियम असल में तो बराबर के लेन देन के लिए बना होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल असमान सौदे करवाने में हो सकता है। कैसे? एक छोटा सा शुरुआती एहसान देकर बदले में कहीं ज्यादा बड़ा एहसान मांगा जा सकता है या उसकी उम्मीद की जा सकती है, और लोग हाँ कह देते हैं। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है? क्यों लोग बड़ा एहसान चुकाने को तैयार हो जाते हैं? 2 मुख्य कारण लगते हैं। पहला तो ये कि ज्यादातर लोगों को ना कर्जदार रहना पसंद नहीं होता। वो एक बोझ जैसा लगता है, अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। हाँ, लगता है कि कुछ उधार है सिर पर। बिल्कुल। तो उस बोझ से जल्दी निकलने के लिए हम कई बार जितना लिया था उससे ज्यादा लौटाने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, और दूसरा कारण? दूसरा है समाज का डर, मतलब सामाजिक बदनामी का डर। जो लोग एहसान लेकर चुकाते नहीं, उन्हें समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। हाँ, उन्हें एहसान फरामोश, मूचर्स या मतलबी कहा जाता है। सही कहा। तो इस तरह का लेबल लगने से बचने के लिए भी लोग कई बार ना चाहते हुए भी असमान सौदा कर लेते हैं, ज्यादा लौटा देते हैं। रेगन एक्सपेरिमेंट में यही तो हुआ था। बिल्कुल। कहाँ 10 सेंट की कोक, और बदले में लोगों ने औसतन 50 सेंट के टिकट खरीदे, 500% रिटर्न। सोचिए। या वो एक कहानी सुनी थी एक स्टूडेंट की जिसने किसी की कार जंप स्टार्ट करने में मदद की। हाँ। और बदले में उसे अपनी नई कार उधार देनी पड़ गई, जो बाद में एक्सीडेंट में डैमेज हो गई। छोटा सा एहसान,
बड़ा नतीजा। बिल्कुल। या वो उदाहरण जो कभी कभी सुनने में आता है कि किसी ने किसी के लिए ड्रिंक खरीदी हाँ। और फिर सामने वाले पर एक उम्मीद का बोझ आ गया, शायद ऐसी चीज के लिए जो वो करना ही नहीं चाहती। हाँ, ये बहुत कॉमन सिचुएशन है। एक छोटी सी ड्रिंक के बदले बड़ी एक्सपेक्टेशन। ये इतना पावरफुल है कि कभी कभी तो लोग जरूरी मदद मांगने से भी हिचकिचाते हैं अगर उन्हें लगता है कि वो एहसान चुका नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो मनोवैज्ञानिक बोझ है ना, वो उठाने से बचना चाहते हैं। तो कुल मिला के देखें तो ये जो लेन देन का नियम है, रेसिप्रोसिटी, ये हम इंसानों में बहुत गहराई तक बैठा हुआ है। हाँ, बहुत शक्तिशाली है और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि ये कब हमारे फैसलों पर असर डाल गया। ये समाज के लिए जरूरी तो है, वरना लेन देन कैसे होता, समाज कैसे चलता। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि कैसे इसका इस्तेमाल हमारे फैसलों को बदलने के लिए किया जा सकता है, जानबूझकर या अनजाने में। तो अगली बार जब कोई आपको कोई छोटी सी चीज भी दे, चाहे वो ऑफिस में कोई आपकी मदद कर दे या कोई एक कप चाय पिला दे, हाँ। तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर, क्या ये सिर्फ एक जेस्चर है, एक तोहफा है, या इसके पीछे कोई छुपी हुई उम्मीद है। और उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है? वो बोझ वाली फीलिंग आती है क्या? हाँ, ये सोचने वाली बात है। या शायद ये भी सोचें कि कभी कभी किसी एहसान को ना लेना, उसे स्वीकार ना करना भी कितना ज़रूरी हो सकता है। जैसे कहते हैं कि जॉन्सटाउन में डायना लुई ने जिम जोन्स के दिए खास फेवर लेने से मना किया था। शायद उसी वजह से उनकी जान बची, कौन जाने। वाकई सोचने वाली बात है। चैप्टर 2 में आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे कि अस्वीकृति की कला, द आर्ट ऑफ रिजेक्शन, क्या है। आपको पता है, कभी कभी हम ऐसी चीज़ के लिए हाँ कह देते हैं जो हमें चाहिए भी नहीं होती। मेरे साथ खुद हुआ ऐसा। अच्छा, बताइए। अरे, एक छोटा बच्चा था, कोई 11-12 साल का, बॉय स्काउट। वो सर्कस के टिकट बेच रहा था, महंगे वाले, शायद $5 के। मैंने मना कर दिया तो उसने तुरंत फौरन कहा, अच्छा टिकट नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, क्या आप ये $1 वाली चॉकलेट बार लेंगे? और आपने ले ली? हाँ, ले ली। और मुझे चॉकलेट कुछ खास पसंद भी नहीं है, समझ नहीं आया क्यों ली मैंने। हाँ, ये बिल्कुल एक क्लासिक उदाहरण है उस चीज का जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। अच्छा। इसे कहते हैं अस्वीकृति फिर पीछे हटना तकनीक। मतलब रिजेक्शन देन रिट्रीट। रिजेक्शन देन रिट्रीट सुनने में दिलचस्प है। हाँ, और ये बहुत पावरफुल है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि ये कैसे काम करती है, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है और रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ-कहाँ दिखती है। और शायद इससे बचने का तरीका भी। बिल्कुल, वो भी। ये सारी जानकारी मनोविज्ञान और जिसे हम अनुपालन या कंप्लायंस कहते हैं, उस पर हुई रिसर्च पर आधारित है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। ये तकनीक, ये रिजेक्शन देन रिट्रीट, ये आखिर है क्या, काम कैसे करती है? देखिए, ये एक बहुत ही बेसिक सामाजिक नियम पर आधारित है, पारस्परिकता का नियम। रेसिप्रोसिटी रूल कहते हैं इसे। पारस्परिकता या। मतलब लेन देन जैसा कुछ? हाँ, एक तरह से। समाज में ये एक्सपेक्टेड होता है कि अगर कोई आपके लिए कुछ करे, कोई फेवर दे, कोई रियायत दे, तो आप भी बदले में कुछ करें। एक दबाव सा महसूस होता है ना? हाँ, होता तो है। अगर कोई हमें पार्टी में बुलाए तो हमें भी लगता है कि उसे बुलाना चाहिए। बिल्कुल। अब इसी नियम का एक हिस्सा है रियायतें, मतलब रेसिप्रोकल कंसेशंस। अगर मैं आपसे बातचीत में अपनी मांग थोड़ी कम कर दूं, पीछे हट जाऊं, तो आप पर भी दबाव बनता है कि आप भी कुछ रियायत दें। अच्छा, जैसे कि हाँ कह देना। एग्जैक्टली। तो ये जो रिजेक्शन देन रिट्रीट तकनीक है, वो इसी का फायदा उठाती है। कैसे? पहला कदम, कोई जानबूझकर एक बड़ी मांग रखता है, ऐसी मांग जिसके मना होने के चांस ज्यादा हों, जैसे वो $5 का सर्कस टिकट। दूसरा कदम, जैसे ही आप मना करते हैं, वो तुरंत पीछे हटकर एक छोटी असल मांग रखता है, वो मांग जो वो शुरू से मनवाना चाहता था, जैसे वो $1 की चॉकलेट। ओके। अब होता क्या है कि ये दूसरी मांग पहली बड़ी मांग के मुकाबले में एक रियायत लगती है, एक कंसेशन। हाँ, लगती तो है। $5 कहाँ, $1 कहाँ। और बस वो पारस्परिकता वाला नियम दिमाग में एक्टिवेट हो जाता है। आपको लगता है, अरे इसने मेरे लिए अपनी मांग कम की, मुझे भी कुछ करना चाहिए, और आप उस छोटी मांग के लिए हाँ कह देते हैं। जैसे मैंने वो चॉकलेट खरीद ली। अरे बाप रे, ये तो वाकई बड़ी चालाकी है। इसके और उदाहरण हैं क्या? मतलब ये सिर्फ बच्चों तक ही सीमित है या? नहीं, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। एक बड़ा फेमस कॉलेज एक्सपेरिमेंट है इस पर। हाँ। उसमें रिसर्चर्स ने कॉलेज स्टूडेंट से पहले पूछा कि क्या वो लोग 2 साल तक हर हफ्ते 2 घंटे जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स यानी बाल अपराधियों को
फ्री में काउंसलिंग देंगे। 2 साल तक? हाँ। हर हफ्ते? ये तो बहुत बड़ी मांग है। हाँ, जाहिर है, लगभग सबने मना कर दिया। मैं भी मना कर देता। हाँ, फिर रिसर्चर्स ने तुरंत एक छोटी मांग रखी। उन्होंने पूछा, अच्छा वो नहीं कर सकते तो क्या आप सिर्फ एक दिन, बस एक बार उन बच्चों को चिड़ियाघर ले जा सकते हैं? अच्छा, ये तो काफी छोटा है पहले वाले के मुकाबले। तो क्या हुआ? नतीजा जबरदस्त। जिन स्टूडेंट्स से सीधे सिर्फ चिड़ियाघर ले जाने को पूछा गया था, उनमें से केवल 17% राजी हुए। ओके। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने पहले वो 2 साल वाली बड़ी मांग को मना किया था, उनमें से 50% चिड़ियाघर ले जाने को तैयार हो गए। 50%? 17 से 50, मतलब लगभग 3 गुना ज्यादा। हाँ, क्योंकि उनके लिए चिड़ियाघर ले जाना एक बड़ी रियायत जैसा लगा उस 2 साल वाली मांग के बाद। कमाल है। और कहाँ दिखती है ये टेक्निक? ओ, बहुत जगह। लेबर नेगोशिएशंस में पार्टियां अक्सर बड़ी बड़ी मांगों से शुरुआत करती हैं, हाँ, ताकि बाद में पीछे हटकर अपनी असल मांगों पर समझौता कर सकें। बिल्कुल। टीवी प्रोड्यूसर्स कभी-कभी स्क्रिप्ट में जानबूझकर कुछ ऐसी लाइनें डाल देते हैं जिनके कटने की उम्मीद होती है, ताकि सेंसर वो लाइनें काट दें और जो वो असल में रखना चाहते हैं वो बच जाएं। सही पकड़ा। डोर टू डोर सेल्स में भी होता है। जब ग्राहक सामान लेने से मना कर दे तो सेल्स पर्सन कहता है, कोई बात नहीं, क्या आप मुझे कुछ रेफरल्स दे सकते हैं, कुछ ऐसे लोगों के नाम जो शायद इंटरेस्टेड हों। ये छोटी मांग है। हाँ, ये भी सुना है। और दुकानों में? रिटेल स्टोर्स में एक तकनीक होती है, टॉकिंग द टॉप ऑफ द लाइन। मतलब पहले सबसे महंगा मॉडल दिखाते हैं। अच्छा। जब ग्राहक उसे महंगा समझकर हिचकता है, तब वो उससे सस्ता वाला दिखाते हैं, तो वो सस्ता वाला ज्यादा आकर्षक लगता है और बिक जाता है। इससे एवरेज सेल वैल्यू बढ़ जाती है। और वो वाटरगेट स्कैंडल का भी कुछ कनेक्शन है शायद, सुना था मैंने। हाँ बिल्कुल। जी गॉर्डन लिड्डी ने पहले $1 मिलियन का, फिर $5 लाख का एक बहुत ही खर्चीला और खतरनाक जासूसी प्लान पेश किया था। दोनों बार कमेटी ने मना कर दिया। तब जाकर लिड्डी ने $250,000 वाला प्लान रखा, जो वो असल में पास करवाना चाहता था। वो प्लान भी बहुत बेवकूफ़ी भरा और खतरनाक था, लेकिन पास हो गया। हाँ, क्योंकि पहले के 2 प्लान्स के मुकाबले ये एक रियायत जैसा लगा। जिन्होंने पहले 2 प्लान्स सुने थे, उन्होंने इसे मंजूर कर लिया। एक सदस्य जो पहली 2 मीटिंग में नहीं था, उसने इसका विरोध किया था, क्योंकि उस पर इस तकनीक का असर नहीं हुआ था। बाप रे, तो ये इतनी कामयाब क्यों है? एक तो आपने बताया पारस्परिकता का नियम। हाँ, वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है परसेप्चुअल कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल, मतलब धारणा का विरोधाभास सिद्धांत। परसेप्चुअल कॉन्ट्रास्ट, ये क्या है? इसका मतलब है कि जब हम 2 चीजों को एक के बाद एक देखते हैं, तो दूसरी चीज हमें पहले के मुकाबले अलग दिखती है। अगर पहली चीज बहुत बड़ी या महंगी थी, तो दूसरी वाली उससे भी छोटी या सस्ती लगने लगती है। जैसे वो महंगा सूट खरीदने के बाद टाई सस्ती लगती है। बिल्कुल। $5 की टिकट के बाद $1 की चॉकलेट बहुत सस्ती लगती है। $1 मिलियन के प्लान के बाद $250,000 का प्लान कम खर्चीला लगता है। समझ गया। और मांगने वाले के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है। मतलब या तो बड़ी मांग मान ली जाए, जो कि बोनस है, या फिर छोटी मांग के माने जाने के चांस बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज वाली बात है। और इसके 2 और साइकोलॉजिकल असर होते हैं जो इसे और मजबूत बनाते हैं। अच्छा, वो क्या है? पहला है जिम्मेदारी का एहसास, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग इस तकनीक के शिकार होकर हाँ कहते ना, उन्हें अक्सर लगता है कि उन्होंने खुद मोलभाव करके सामने वाले को रियायत देने पर मजबूर किया है। मतलब उन्हें लगता है कि ये फैसला उनका अपना है। हाँ, तो वो उस समझौते के लिए खुद को ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं और इसलिए वो उसे निभाते भी हैं। जैसे उस कॉलेज एक्सपेरिमेंट में जो 50% छात्र राजी हुए थे, वो सच में उन बच्चों को चिड़ियाघर लेकर गए थे। ओह, ये तो है। और दूसरा असर? दूसरा है संतुष्टि का एहसास, सैटिस्फैक्शन। क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी बात मनवाई है, एक अच्छी डील किए है, इसलिए वो उस समझौते से ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि वो भविष्य में उसी व्यक्ति के साथ दोबारा डील करने या समझौता करने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट था ब्लड डोनेशन पर। उसमें यही देखा गया, जिन्होंने इस तकनीक से हाँ कहा, उन्होंने दोबारा डोनेट करने के लिए भी आसानी से हामी भर दी। ये तो सच में बड़ा गहरा असर है। मतलब हम सिर्फ हाँ ही नहीं कहते, बल्कि उस हाँ से खुश भी होते हैं और आगे भी हाँ कहने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस जाल में फंसने से कैसे बचें? क्या करें? क्या हर पहली रिक्वेस्ट को सीधे ना कह दें? नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है और सही भी नहीं।
हो सकता है कोई सच में नेक इरादे से ही कोई बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हो या सच में कोई रियायत दे रहा हो। हमेशा मना करने से तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। हाँ, वो तो है। तो फिर तरीका ये है कि आप पहली पेशकश, चाहे वो कोई फेवर हो या रियायत, उसे स्वीकार करें, लेकिन सतर्क रहें, होश में रहें। सतर्क रहें मतलब ये पहचानने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है। क्या सामने वाला सच में रियायत दे रहा है या ये सिर्फ एक चाल है, एक टैक्टिक है, ताकि आप उसकी दूसरी असली मांग मान लें। और अगर लगे कि ये चाल है तब क्या करें? तब सबसे जरूरी कदम है अपने दिमाग में उस सिचुएशन को रीडिफाइन करें, उसे बदलें। रीडिफाइन कैसे? वो जो पहली पेशकश थी जिसे वो रियायत या कंसेशन की तरह दिखा रहा है, उसे रियायत मानना बंद कर दें। उसे एक सेल्स टेक्निक, एक चाल, एक कंप्लायंस टैक्टिक के रूप में देखें। अच्छा, मतलब उसे एहसान ना समझे। हाँ, जैसे ही आप उसे चाल समझेंगे, वो पारस्परिकता का नियम वाला जो दबाव था वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पारस्परिकता का नियम कहता है कि एहसान के बदले एहसान करो, रियायत के बदले रियायत दो, चाल के बदले एहसान चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बात तो सही है। अब आप फ्री हैं। अब आप उस दूसरी छोटी मांग को उसके मेरिट पर देख सकते हैं। अगर वो आपको सही लगती है तो हाँ कहें, नहीं लगती तो बिना किसी दबाव के ना कहें। एक उदाहरण दे सकती हैं इसका? मान लीजिए कोई आपके घर फ्री फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन करने आता है और इंस्पेक्शन के बाद वो आपको एक बहुत महंगा फायर अलार्म सिस्टम बेचने की कोशिश करता है। अगर आप मना करते हैं तो वो शायद कहे, चलिए ठीक है, सिस्टम नहीं तो कम से कम ये छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर तो ले लीजिए। हाँ, ये तो क्लासिक रिजेक्शन देन रिट्रीट हुआ। बिल्कुल। तो यहाँ आपको क्या करना है? उस फ्री इंस्पेक्शन को या छोटे एक्सटिंग्विशर की पेशकश को गिफ्ट या रियायत नहीं मानना है, उसे सेल्स डिवाइस मानना है, बेचने का तरीका। ओके। अब आप बिना किसी एहसान के दबाव के फैसला कर सकते हैं कि आपको वो एक्सटिंग्विशर चाहिए या नहीं। और अगर वो रेफरल्स मांगे तो उसे भी एक और चाल समझें और आराम से मना कर दें। समझ गया। तो मतलब पहचानो और रीडिफाइन करो। चाल को चाल समझो, एहसान नहीं। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर आज हमने ये अस्वीकृति फिर पीछे हटना या रिजेक्शन देन रिट्रीट तकनीक समझी। ये कैसे काम करती है कि पहले एक बड़ी मांग रखो जिसे मना किया जाए और फिर छोटी असली मांग रखो। हाँ, और ये कामयाब इसलिए है क्योंकि ये पारस्परिकता के नियम का फ़ायदा उठाती है, परसेप्चुअल कंट्रास्ट का इस्तेमाल करती है और हमें जिम्मेदारी और संतुष्टि का झूठा एहसास भी दिलाती है। सही। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात ये है कि अगली बार जब कोई आपसे पहले एक बड़ी, शायद थोड़ी अजीब सी या ज़्यादा लगने वाली मांग रखे और फिर इनकार सुनने पर पीछे हटकर एक छोटी मांग पर आ जाए, तो एक सेकंड के लिए रुकें और सोचें, क्या ये वाकई एक सच्ची रियायत है या कहीं आप अनजाने में मनोविज्ञान की इस जानी पहचानी चाल के असर में तो नहीं आ रहे। ये पैटर्न हमारी रोज की मोल भाव वाली बातों में, ऑफिस में, घर में कितनी बार चुपचाप काम कर रहा होता है ना? शायद हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल सोचने वाली बात है। हमें ज्यादा सजग रहना होगा। चैप्टर 2 समाप्त हो गया है। अब हम चैप्टर 3 प्रतिबद्धता और निरंतरता, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये भाग मन के डर, हॉबगॉब्लिन्स ऑफ द माइंड को गहराई से देखेगा और हमें याद दिलाएगा, शुरुआत में विरोध करना अंत में करने से आसान होता है। कभी आपने गौर किया है कि कोई फैसला लेने के ठीक बाद हम उसके बारे में ज्यादा पक्का महसूस करने लगते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे वो रेस कोर्स वाला एग्जाम्पल है, घोड़े पर पैसा लगाया और फौरन लगने लगता है बस अब तो यही जीतेगा। हाँ, जबकि असल में तो कुछ बदला ही नहीं होता। सही। ये दिमाग का एक बड़ा दिलचस्प खेल है और आज हम इसी साइकोलॉजी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कमिटमेंट यानी किसी बात पर एक तरह से जम जाना, और कंसिस्टेंसी मतलब उसी पर टिके रहना। और ये कैसे हमें कंट्रोल करती हैं, है ना? कभी कभी तो वो काम भी करवा देती हैं जो शायद हम वैसे करना ही ना चाहें। बिल्कुल। देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो साइकोलॉजी की एक जानी मानी किताब से है और वो यही बताती है कि एक बार जब हम किसी चीज के लिए हाँ कह देते हैं या कोई स्टैंड ले लेते हैं तो फिर उसी पर टिके रहने का एक अंदरूनी दबाव सा महसूस करते हैं। अच्छा, तो चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहली बात क्या है इसमें? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम सब कंसिस्टेंट देखना चाहते हैं और महसूस भी करना चाहते हैं। हमारी बातों और कामों में एक तालमेल हो। हाँ, एक बार कोई रास्ता चुन लिया तो फिर हम उसी के हिसाब से सोचने लगते हैं, काम करने लगते हैं, ताकि हमें लगे कि हमारा फैसला सही था। उसे जस्टिफाई करने लगते हैं एक तरह से।
जैसे वो सारा और टिम वाली कहानी थी किताब में। हाँ। सारा ने टिम को चुना किसी दूसरे लड़के पर। शर्त ये थी कि टिम अपनी कुछ आदतें छोड़ेगा, शादी करेगा। हाँ। और टिम ने वो वादे पूरे नहीं किए। पर हुआ क्या, सारा पीछे हटने के बजाय पहले से भी ज्यादा कमिटेड हो गई टिम के लिए। हाँ, ये अजीब लगता है, पर क्यों? शायद इसलिए कि उसने एक मुश्किल फैसला लिया था और अब वो खुद को यकीन दिला रही थी कि वो सही था, भले ही सबूत कुछ और कह रहे हो। कमिटमेंट करने के बाद अपनी सोच को ही बदल लिया ताकि वो फैसला सही लगे। तो यह है कंसिस्टेंसी का दबाव। बिल्कुल। और ये दबाव, कमाल की बात ये है कि ये बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरू हो सकता है। हाँ, वो जिसे फुट इन द डोर टेक्निक कहते हैं, मतलब पहले कोई छोटा सा काम करवा लो तो बाद में बड़ा काम करवाना आसान हो जाता है। जैसे वो बीच स्टडी, वो बड़ी मजेदार थी। हाँ हाँ, बताइए इसके बारे में। उसमें क्या हुआ कि रिसर्चर ने बीचपुर कुछ लोगों से बस इतना कहा, जरा मेरे सामान का ध्यान रखेंगे, एक छोटा सा कमिटमेंट। ठीक है। बाद में रिसर्चर का एक साथी चोर बनकर आया और सामान उठाने लगा। जिन लोगों ने हाँ कहा था उनमें से 20 में से 19 ने चोर को रोकने की कोशिश की। अरे वाह। और जिन्होंने हाँ नहीं कहा था, उनसे पूछा ही नहीं गया था सामान देखने के लिए, तो उनमें से 20 में से सिर्फ 4 ने ही चोर को रोका। देखा फर्क? जबरदस्त फर्क है। वो छोटा सा हाँ कितना मायने रखता है। और वो कैलिफोर्निया साइन वाला स्टडी, वो भी कुछ ऐसा ही था। हाँ, वो भी क्लासिक है। उसमें लोगों से पहले पूछा गया कि क्या वो दरवाजे पर एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बी अ सेफ ड्राइवर का स्टिकर लगाएंगे। अच्छा। ज्यादातर मान गए होंगे शायद। हाँ, कई मान गए। फिर कुछ हफ्तों बाद उन्हीं लोगों से पूछा गया कि क्या वो अपने लॉन में घर के सामने एक बड़ा सा, थोड़ा भद्दा दिखने वाला ड्राइव केयरफुली का बिलबोर्ड लगाएंगे। ओ, बड़ा वाला बोर्ड लॉन में? हाँ, और नतीजा, जिन लोगों ने पहले वो छोटा स्टिकर लगाया था उनमें से 76% बड़ा बोर्ड लगाने को भी तैयार हो गए। 76%? और जिन्होंने स्टिकर नहीं लगाया था उनमें से सिर्फ 17% राजी हुए। कमाल है। मतलब वो छोटा सा हाँ हमारी सेल्फ इमेज को, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, उसे बदल देता है। बिल्कुल। हम खुद को शायद मददगार या एक जिम्मेदार नागरिक मानने लगते हैं और फिर उसी इमेज के हिसाब से काम करते हैं ताकि इनकंसिस्टेंट ना लगें। पर एक कंसिस्टेंसी का दबाव इतना शक्तिशाली क्यों है? मतलब हम क्यों इतना बंधा हुआ महसूस करते हैं? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो समाज में कंसिस्टेंट लोगों को अच्छा माना जाता है, लॉजिकल, स्थिर, ईमानदार। और जो बार बार बदलते हैं उन्हें लोग कंफ्यूज्ड या दो मुआ समझते हैं। सही। दूसरा, ये दिमाग के लिए एक तरह का शॉर्टकट है। हर बार नई सिचुएशन में फिर से सोचना, फैसला लेना, इसमें मेहनत लगती है। तो एक बार तय कर लिया तो बस उसी पे चलो, आसान रास्ता। और कभी-कभी ये मुश्किल सच्चाई से बचने का तरीका भी होता है ना? जैसे वो किताब में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वाले लेक्चर का जिक्र था। हाँ, वो भी बड़ा दिलचस्प था। लोग लेक्चर सुनने गए, लॉजिक से उनके दावे गलत साबित हो रहे थे, साफ दिख रहा था। फिर भी बहुत से लोगों ने प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, पैसे दे दिया। शायद इसलिए कि वो अपनी उम्मीदों पर, अपनी पहले की सोच पर सवाल नहीं उठाना चाहते थे। वापस जाकर ये सोचना कि मैं गलत था, ये मुश्किल था। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना ज्यादा आसान लगा। ये दिखाता है कि ये इच्छा कितनी जबरदस्त हो सकती है। जानते हुए भी कि कुछ गड़बड़ है, हम फैक्ट्स को अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल। और कंपनियां, सेल्स वाले, यहाँ तक कि चैरिटी वाले भी इस साइकोलॉजी का खूब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जैसे? खिलौने वाली कंपनी का उदाहरण बड़ा सही था। हाँ, वो क्या करते हैं, क्रिसमस से पहले किसी खास खिलौने का खूब ऐड दिखाते हैं। बच्चे जिद करते हैं, पेरेंट्स वादा कर देते हैं, हाँ बेटा दिला देंगे। ये हो गया कमिटमेंट। हाँ, वादा करवा लिया। फिर जानबूझकर सप्लाई कम रखते हैं, दुकानों में मिलता नहीं, पेरेंट्स को मजबूरी में दूसरे खिलौने दिलाने पड़ते हैं। ओके। फिर क्रिसमस के बाद जनवरी फरवरी में उसी खिलौने का ऐड फिर से चलाते हैं। बच्चे याद दिलाते हैं, पापा मम्मी आपने वादा किया था। ओह, और अब पेरेंट्स को अपना वादा निभाने के लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए वो खिलौना खरीदना पड़ता है। एग्जैक्टली। बहुत चालाकी से कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी का इस्तेमाल। या सेल्स में देखिए, पहले कोई छोटी सी चीज बेच दी, आपको कस्टमर बना दिया। हाँ, एक छोटा कमिटमेंट ले लिया। उसके बाद बड़ी चीज बेचना ज्यादा आसान हो जाता है। या वो चैरिटी वाले फोन करते हैं, पहले हालचाल पूछते हैं, आप कैसे हैं? हम कह देते हैं जी बढ़िया हूँ, सब ठीक है। हाँ। अब इसके फौरन बाद जब वो डोनेशन मांगते हैं तो मना करना थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, अभी तो कहा था सब ठीक है, अब कैसे कहे कि हम मदद नहीं कर सकते। सही बात है। तो अगर कोई हमसे कमिटमेंट करवा रहा है तो क्या कुछ चीजें हैं जो उसे और ज्यादा असरदार बनाती हैं, उसे और मजबूत करती हैं? हाँ,
दो चीजें खासतौर पे कमिटमेंट को बहुत मजबूत करती हैं। पहली है उसे लिखना, रिटन कमिटमेंट। लिखने से क्या फर्क पड़ता है? जब हम कोई चीज लिख देते हैं, जैसे अपना कोई गोल या कोई वादा, तो वो ज्यादा पक्का हो जाता है, एक तरह का सबूत बन जाता है। उसे भुलाना या नजरअंदाज करना मुश्किल होता है, और ये हमारी सेल्फ इमेज पर, हम खुद को कैसे देखते हैं, उस पर ज्यादा गहरा असर डालता है। अच्छा, जैसे वो एम्वे वाले अपने गोल्स लिखते थे। हाँ, या कई सेल्स कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर से ही भरवाती हैं। कस्टमर जब खुद अपने हाथ से लिखता है तो वो ज्यादा बंधा हुआ महसूस करता है। समझ गई। तो लिखना पहला पॉइंट हुआ, और दूसरा है उसे पब्लिक करना, यानी सबके सामने कहना, सार्वजनिक करना। अच्छा, लोगों को बता देना। हाँ, जो वादा या फैसला हम सबके सामने करते हैं, उसे तोड़ने में हमें ज्यादा हिचक होती है, ज्यादा शर्म आती है, क्योंकि हम दूसरों की नजर में कंसिस्टेंट दिखना चाहते हैं, अपनी इमेज बनाए रखना चाहते हैं। इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे वो लाइन एस्टिमेशन स्टडी थी, या कुछ वेट लॉस क्लिनिक हैं जो लोगों को कहते हैं कि अपना वजन घटाने का लक्ष्य अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सबको बता दो, ताकि एक पब्लिक प्रेशर बना रहे। बिल्कुल। वो महिला वाला उदाहरण भी था जिसने सिगरेट छोड़ने का फैसला किया और अपने सारे जानकारों को कार्ड भेज दिए कि उसने छोड़ दी है। अब सबके सामने किया वादा निभाना ही पड़ेगा। सही है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि कंसिस्टेंट रहने की हमारी जो ये अंदरूनी इच्छा है, ये बहुत बहुत ताकतवर है। हाँ, बहुत ज्यादा। और छोटे छोटे कमिटमेंट्स हमारी सोच, हमारी पहचान को बदल सकते हैं, और हमें ऐसे काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं जो हमने शायद पहले सोचे भी ना हो। खासकर अगर वो कमिटमेंट लिखा हुआ हो या सबके सामने किया गया हो। बिल्कुल। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम खुद को पहचान सकें। हाँ। कब हम वाकई सोच समझकर फैसला ले रहे हैं, और कब हम सिर्फ पहले लिए गए किसी स्टैंड की वजह से दबाव में आकर वैसा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप किसी छोटी सी मामूली सी दिखने वाली बात के लिए हाँ कहें, चाहे वो कोई पिटिशन साइन करना हो या किसी सर्वे में अपनी राय बताना हो, तो जरा एक पल रुककर सोचिए, कहीं ये छोटा सा कदम अनजाने में आपको भविष्य के किसी बड़े कमिटमेंट की तरफ तो नहीं धकेल रहा। ये जानकारी हमें कहाँ और कैसे ज्यादा सावधान बना सकती है। चैप्टर 3 को जारी रखते हुए अब हम मैनिपुलेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कंपनी पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या कभी ये सोचा है कि लोग मुश्किल या दर्दनाक अनुभवों से गुजरने के बाद भी किसी ग्रुप या चीज से ज्यादा क्यों जुड़ जाते हैं? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। जैसे स्कूल कॉलेज की वो रैगिंग है ना, या किसी बहुत ही मुश्किल लक्ष्य के लिए जी तोड़ मेहनत करना। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि कैसे ज्यादा कोशिश, ज्यादा मेहनत किसी चीज के प्रति हमारी जो कमिटमेंट होती है और उसकी कीमत, उसको कैसे बढ़ा देती है। हाँ, और ये भी कि हमारे जो अंदरूनी फैसले होते हैं, हमारी अपनी मर्जी, वो बाहरी दबाव से ज्यादा ताकतवर क्यों साबित होती हैं। यही कोशिश रहेगी कि कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार एक जैसा व्यवहार करना, इसके पीछे की साइकोलॉजी को आसान भाषा में समझे। हाँ बिल्कुल, रोजमर्रा की मिसालों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि मेहनत का असर क्या होता है। एक सीधा सा नियम लगता है यहाँ, क्या? कि जितनी ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा कीमत। मतलब जब हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत कष्ट उठाते हैं, तकलीफ सहते हैं, तो हम उसे ज्यादा महत्व देने लगते हैं। ऐसा है? बिल्कुल सही। इसका एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण मिलता है दक्षिणी अफ्रीका की थोंगा जनजाति में। अच्छा। हाँ, वहाँ लड़कों को समाज का हिस्सा बनाने के लिए एक बहुत ही कठिन इनिशिएशन सेरेमनी से गुजरना पड़ता है। आप सोच भी नहीं सकते। इसमें मार पिटाई, कड़ाके की ठंड, प्यास, बहुत ही बेस्वाद खाना, सजा, अरे बाप रे, और यहाँ तक कि मौत का डर भी शामिल होता है। और सोचने वाली बात है, ये चीजें तो कई कॉलेज फ्रेटर्निटीज में जो हेजिंग या रैगिंग होती है, उससे कितनी मिलती जुलती हैं। हाँ बिल्कुल, वही मार पिटाई, ठंड, प्यास, बेइज्जती, सब कुछ वैसा ही। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? मतलब क्यों ये मुश्किल रस्में निभाई जाती हैं? क्या फायदा है इनका? देखो, एरनसन और मिल्स का एक क्लासिक अध्ययन है इस पर। उन्होंने पाया कि जिन महिलाओं ने ग्रुप में शामिल होने के लिए जानबूझकर थोड़ी शर्मनाक या थोड़ी दर्दनाक प्रक्रिया सही, उन्होंने उस ग्रुप को कहीं ज्यादा अच्छा और जरूरी माना, भले ही ग्रुप की बातचीत असल में काफी बोरिंग थी। अच्छा, तो मतलब तकलीफ सहने से ग्रुप ज्यादा वैल्यूएबल लगने लगा। हाँ, ऐसा लगता है कि ये जो कठिन अनुभव है, ये ग्रुप के प्रति कमिटमेंट और वफादारी को जैसे सीमेंट कर देते हैं।
ग्रुप ज्यादा मजबूत बनता है, ज्यादा टिकाऊ। मिलिट्री बूट कैंप जैसा शायद। बिल्कुल एकदम सही उदाहरण है। वो मुश्किल ट्रेनिंग जवानों में गर्व और भाईचारा दोनों बढ़ाती है। अच्छा, ये तो हुई मेहनत की बात। अब आते हैं अंदरूनी चुनाव पर। ये क्या है? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। कमिटमेंट सबसे ज्यादा असरदार तब होती है जब हमें लगता है कि हमने कोई काम बाहरी दबाव के बिना किया है। बाहरी दबाव जैसे कोई बड़ा इनाम या सजा का डर। अगर ये ना हो और हमें लगे कि हमने अपनी मर्जी से चुना है, तो कमिटमेंट ज्यादा पक्की होती है। इसीलिए शायद कई फ्रेटर्निटीज वो समाज सेवा जैसे काम इनिशिएशन का मुख्य हिस्सा नहीं बनाती। हाँ, शायद यही वजह है। वो चाहते हैं कि सदस्य ये महसूस करें कि मेहनत ग्रुप के लिए की है, किसी चैरिटी के लिए नहीं। अच्छा, और वो चीनी कम्युनिस्टों वाला उदाहरण भी तो था। हाँ, युद्धबंदियों से राजनीतिक निबंध लिखवाने वाली प्रतियोगिताओं में उन्होंने जानबूझकर इनाम बहुत छोटे रखे थे, ताकि बंदी ये ना कह सके कि भाई हमने तो इनाम के लालच में लिख दिया। एग्जैक्टली। वो चाहते थे कि बंदी उस लिखे हुए की जिम्मेदारी अंदर से महसूस करें, उसे अपना विचार माने। ये बात तो जोनाथन फ्रीडमैन के बच्चों और खिलौने वाले प्रयोग से और भी साफ हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल। उसमें क्या था, उन्होंने बच्चों के एक ग्रुप को एक खास रोबोट से खेलने पर कड़ी चेतावनी दी। कैसे चेतावनी? कुछ ऐसा कि अगर खेले तो मैं बहुत गुस्सा होऊंगा और सजा दूंगा, जबकि दूसरे ग्रुप को बस हल्की सी हिदायत दी, इस खिलौने से खेलना गलत बात है। अच्छा, फिर क्या हुआ? बच्चों ने क्या किया? शुरुआत में तो दोनों ग्रुप के बच्चे नहीं खेले, डर से या समझ से, लेकिन असली फर्क बाद में दिखा। बाद में? हाँ, जब बाद में मौका मिला तो जिस ग्रुप को कड़ी चेतावनी मिली थी, उसके 77% बच्चे उस रोबोट से खेलने लगे। अरे, और दूसरे ग्रुप वाले जिन्हें हल्की हिदायत मिली थी, उनमें से सिर्फ 33% बच्चे ही खेले। ये तो उल्टा हुआ। मतलब हल्की हिदायत ज्यादा काम कर गई। ऐसा क्यों? क्योंकि हल्की हिदायत से बच्चों ने खिलौने से ना खेलने का फैसला जैसे अंदर से लिया। उन्होंने खुद को समझाया, मैं इससे नहीं खेलना चाहता क्योंकि ये गलत है। ये अंदरूनी जिम्मेदारी बन गई और ये डर से ज्यादा टिकाऊ निकली। बिल्कुल। ये बच्चों की परवरिश के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। बड़े इनाम या धमकी से सिर्फ टेम्परेरी असर होता है। सही बात। अगर हम चाहते हैं कि कोई बात दिल से मानी जाए, तो अंदरूनी जिम्मेदारी का एहसास कराना जरूरी है, शायद कोई छोटा सा कारण देकर। और एक बार जब ये कमिटमेंट बन जाती है, ये अंदरूनी फैसला हो जाता है, तो वो खुद ही और मजबूत होती जाती है। हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं कमिटमेंट्स ग्रो देयर ओन लेग्स। मतलब प्रतिबद्धताएं अपनी जड़ें खुद जमा लेती हैं। हम उसे सही ठहराने के लिए नए नए कारण ढूंढ लेते हैं। इसका क्लासिक उदाहरण है लो बॉल टेक्निक। लो बॉल, ये क्या चीज है? ये कार डीलर अक्सर इस्तेमाल करते हैं। वो पहले एक बहुत अच्छी लो कीमत बताकर ग्राहक का मन बनवा देते हैं कार खरीदने का। हाँ, सुना है। फिर एन मौके पर कहते हैं, ओ सॉरी, एक गलती हो गई कैलकुलेशन में, या मैनेजर ने अप्रूव नहीं किया, और कीमत थोड़ी बढ़ा देते हैं। चालाकी है ये तो है। तो लेकिन तब तक ग्राहक कार खरीदने का फैसला कर चुका होता है। उसे कार पसंद आ चुकी होती है, शायद चलाकर भी देख ली होती है। उसने मन में नए कारण बना लिए होते हैं, भाई रंग अच्छा है, चलने में बढ़िया है, वगैरह वगैरह। तो वो बढ़ी हुई कीमत पर भी ले लेता है अक्सर। हाँ, क्योंकि वो पीछे नहीं हटना चाहता अपने फैसले से। आयोवा में एक एनर्जी बचाने वाला अध्ययन हुआ था, उसमें भी ऐसा ही कुछ दिखा। अच्छा, उसमें क्या था? जिन लोगों से वादा किया गया कि उनका नाम गैस बचाने के लिए अखबार में छपेगा, उन्होंने गैस बचाना शुरू कर दिया। अच्छा काम था। ठीक है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब बाद में ये वादा वापस ले लिया गया, मतलब कहा गया कि नाम नहीं छपेगा, तो उन्होंने गैस बचाना बंद कर दिया होगा? नहीं, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा बचाने लगे। 12.2% से बढ़कर 15.5%। अरे ये कैसे? वादा तो खत्म हो गया था। क्योंकि वादा खत्म होने तक उन्होंने खुद को ऊर्जा बचाने वाला अच्छा नागरिक मान लिया था। ये उनकी पहचान बन गई थी। अच्छा, तो अब वो अपनी इस नई पहचान को सही ठहराने के लिए नए कारण ढूंढ रहे थे। बिल्कुल, जैसे कि अब पैसे बच रहे हैं, पर्यावरण के लिए अच्छा है, या बस ऐसा करके अच्छा लगता है। वो शुरुआती वादा तो बस एक हुक था। कमिटमेंट ने अपनी जड़ें जमा ली थी। बाप रे, ये कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी का चक्कर तो बड़ा गहरा है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस तरह की मूर्खतापूर्ण संगति, मतलब फूलिश कंसिस्टेंसी से कैसे बचें? हमेशा एक जैसा रहना ठीक है, पर आंख बंद करके तो नहीं। सही कहा। इसके लिए शरीर हमें कुछ सिग्नल देता है। पहला है पेट में होने वाली अजीब सी गुड़गुड़ाहट। स्टमक साइंस कहते हैं इसे। पेट में गुड़गुड़ मतलब जब आपको अंदर से लगे, गट फीलिंग जिसे कहते हैं,
कि आप किसी काम में सिर्फ इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि आप पहले हाँ कह चुके थे, जबकि अब आपका मन बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि ये ठीक नहीं है, पर आप बस पुरानी कमिटमेंट निभा रहे हैं। हाँ, कभी कभी होता है ऐसा, लगता कि फंस गए। दूसरा संकेत है दिल की आवाज, हार्ट ऑफ हार्ट सिग्नल। ये कब काम आता है? जब पेट वाली फीलिंग उतनी साफ न हो, तब खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। क्या सवाल? कि अगर मुझे आज वो सब पता होता जो मैं अब जानता हूँ, तो क्या मैं समय में पीछे जाकर भी यही फैसला लेता? इंटरेस्टिंग सवाल है। और इस सवाल का जो पहला इंस्टिंक्टिव जवाब या एहसास मन में आए, अक्सर वही सही होता है। दिमाग को ज्यादा तर्क वितर्क का मौका देने से पहले वाली फीलिंग। यानी अपनी गट फीलिंग और दिल की पहली आवाज पर भरोसा करें। हाँ, ये हमें बता सकती हैं कि हम सच में उस चीज से जुड़े रहना चाहते हैं या सिर्फ पुरानी कमिटमेंट के बोझ तले दबे हैं। तो आज हमने काफी कुछ समझा, कैसे मेहनत हमें चीजों से ज्यादा जोड़ती है, कैसे हमारे अंदरूनी चुनाव हमारी कमिटमेंट को ताकत देते हैं, और कैसे लो बॉल जैसी तकनीकें इसका फायदा उठाती हैं, और सबसे जरूरी कि आंख बंद करके पुरानी बातों या फैसलों पर अड़े रहने से कैसे बचना है। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। हाँ, और शायद उस वक्त अपने पेट की गुड़गुड़ाहट और दिल की पहली आवाज पर ध्यान देना जवाब ढूंढने में मदद कर सकता है। चैप्टर 3 समाप्त हो गया है। अब हम चैप्टर 4 सामाजिक प्रमाण सोशल प्रूफ की ओर बढ़ रहे हैं। ये चैप्टर, जिसका टाइटल सच्चाइयां हम ही हैं, इस विचार पर प्रकाश डालता है कि जहां सब एक जैसा सोचते हैं, वहां कोई बहुत ज्यादा नहीं सोचता। कभी सोचा है कि टीवी शो में वो जो नकली हंसी आती है, कैंड लाफ्टर, हाँ, उसे सुनकर हमें कभी कभी हंसी क्यों आ जाती है, भले ही हमें पता हो कि वो नकली है। हाँ, ये होता है। या फिर जैसे भीड़ में किसी को मदद चाहिए हो और सब देखते रहते हैं, पर कोई जल्दी आगे नहीं आता, क्यों? बिल्कुल। इसके पीछे ना एक बड़ी दिलचस्प साइकोलॉजिकल चीज काम करती है। अच्छा, इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ। हाँ, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि कैसे हम दूसरों को देखकर अपने फैसले बदलते हैं, कभी कभी तो बड़े अजीब तरीकों से। और ये कब अच्छा है कब बुरा, ये भी समझेंगे। हाँ बिल्कुल, कब फायदा है और कब हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये सोशल प्रूफ आखिर है क्या चीज, मतलब आसान शब्दों में। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो हम अक्सर ये देखकर तय करते हैं कि क्या सही है या क्या करना चाहिए कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, या वो क्या सोच रहे हैं। ये एक तरह का दिमागी शॉर्टकट है, समझ लीजिए। जैसे स्कूल में होता था कि सवाल पूछना है, पर पहले देखते थे कि कोई और हाथ उठा रहा है या नहीं। बिल्कुल वही। या फिर आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन देखें, हाँ हाँ तो लगता है ना कि भाई खाना जरूर अच्छा होगा यहाँ का। हाँ, कि इतने लोग पागल तो नहीं है। एग्जैक्टली। हम मान लेते हैं कि भाई इतने सारे लोग अगर कर रहे हैं तो सही होगा। यही है सोशल प्रूफ। अच्छा, तो क्या यही वजह है वो जो टीवी वाली नकली हंसी की बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, रिसर्च तो यही कहती है। वो जो कैंड लाफ्टर है ना, उससे मजाक ज्यादा फनी लगते हैं सुनने वालों को। खास पर अगर मजाक मतलब थोड़ा कमजोर हो। हाँ, हमारा दिमाग क्या करता है, वो दूसरों की हंसी सुनता है और सोचता है अरे वाह, सब हंस रहे हैं तो जरूर कोई फनी बात होगी। मतलब हम हंसी की आवाज पे रिएक्ट कर रहे हैं, मजाक पे नहीं। काफी हद तक हाँ। ये कुछ वैसा एक उदाहरण है टर्की पक्षी का। वो माँ टर्की सिर्फ अपने चूजों की चिप-चिप आवाज सुनकर ही माँ वाला बर्ताव करती है। अरे हाँ, अगर वो आवाज किसी नकली भरे हुए खिलौने से भी आए तब भी वो उसे अपनाएगी। वो आवाज पे रिएक्ट कर रही है। ये तो कमाल है। पर इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका इस्तेमाल हमें मैनिपुलेट करने के लिए भी खूब होता होगा, मतलब अपनी मर्जी से चलाने के लिए। हाँ बिल्कुल होता है, अच्छे कामों के लिए भी और बुरे कामों के लिए भी। जैसे आपने देखा होगा बारटेंडर्स क्या करते हैं। हाँ वो अपने टिप जार में शुरुआत में ही कुछ नोट डाल देते हैं। हाँ हाँ, देखा है। ताकि लगे कि भाई लोग अच्छी टिप दे रहे हैं, तो दूसरों को भी लगता है कि हाँ देना चाहिए। अच्छा, ये भी सोशल प्रूफ है। हाँ, या फिर विज्ञापन देखिए, वो बताते हैं कि उनका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकने वाला है, लार्जेस्ट सेलिंग। हाँ, या फास्टेस्ट ग्रोइंग। बिल्कुल। फास्टेस्ट ग्रोइंग। या फिर वो चैरिटी टेलीथॉन्स होते हैं, उसमें लगातार दान देने वालों के नाम दिखाते रहते हैं स्क्रीन पर, ताकि लगे कि सब दे रहे हैं तो हमें भी देना चाहिए। सही पकड़ा। मकसद यही है कि हमें यकीन दिलाना कि देखो इतने सारे लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये सही होगा, तुम भी करो। पर क्या इसका कोई अच्छा इस्तेमाल भी है, मतलब कुछ पॉजिटिव? हाँ हाँ बिल्कुल है। जैसे एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे, एल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा? हाँ, उन्होंने एक रिसर्च की थी
जिन बच्चों को कुत्तों से डर लगता था ना, उन्हें बस दूसरे बच्चों को कुत्तों के साथ खुशी खुशी खेलते हुए दिखाया गया और उनका डर काफी हद तक कम हो गया, बस दूसरों को देखकर। अरे वाह, मतलब दूसरों को देखकर सीखना इतना पावरफुल हो सकता है, डर पर भी असर। बहुत पावरफुल। ये सोशल प्रूफ का पॉजिटिव इस्तेमाल है। ये सोशल प्रूफ सबसे ज्यादा असर कब करता है? कोई खास सिचुएशन? हाँ, ये सबसे ज्यादा असर तब करता है जब हम किसी स्थिति को लेकर अनिश्चित होते हैं, अनश्योर होते हैं या कंफ्यूज्ड होते हैं। जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है, बिल्कुल, तब हम फौरन दूसरों की तरफ देखते हैं कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, चलो वही करते हैं। अच्छा, जैसे वो एक मशहूर केस है ना न्यूयॉर्क का, कैथरीन जेनोवेज वाला। हाँ, बहुत दुखद केस था वो। जहाँ कहते हैं कि कई लोगों ने एक महिला पर हमला होते देखा, पर किसी ने पुलिस को फोन नहीं किया जल्दी। क्या वहां भी यही हुआ? हाँ, वो सोशल प्रूफ और अनिश्चितता का एक क्लासिक दुखद उदाहरण माना जाता है। शायद वो लोग बुरे नहीं थे, लेकिन हर कोई दूसरे को देख रहा था। कोई कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब किसी ने कुछ नहीं किया तो सबको लगा कि शायद मामला इतना गंभीर नहीं है, या शायद किसी और ने कर दिया होगा फोन। हाँ, या ये कि शायद मदद की जरूरत ही नहीं है। इसे कहते हैं प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। हाँ, मतलब सब दूसरों को देखकर शांत हैं, ये सोचकर कि अगर कोई दिक्कत होती तो कोई कुछ तो करता, और नतीजा ये होता है कि कोई कुछ नहीं करता और भीड़ में जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि कोई और कर देगा। बिल्कुल, बाईस्टैंडर इफेक्ट भी कहते हैं इसे। ये तो सोचने वाली बात है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी भीड़ वाली जगह में फंस जाए और उसे मदद की जरूरत पड़े, तो क्या करें, कैसे मदद मांगे? ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सिर्फ मदद चिल्लाने से शायद काम ना बने। क्यों? क्योंकि भीड़ कंफ्यूज्ड हो सकती है, किसे मदद करनी है, क्या करना है, वो अनिश्चितता आ जाती है। अच्छा, तो सबसे अच्छा तरीका है भीड़ में से किसी एक इंसान को चुनिए, सिंगल आउट कीजिए। एक को? हाँ, सीधे उसकी तरफ देखिए, हो सके तो इशारा करिए और साफ साफ बताइए कि आपको उनसे क्या मदद चाहिए। जैसे, आप नीली जैकेट वाले भाई साहब, प्लीज मेरी मदद कीजिए, एक एम्बुलेंस बुला दीजिए। अच्छा, मतलब एकदम स्पेसिफिक। बिल्कुल, इससे वो कंफ्यूजन, वो अनिश्चितता दूर होती है और उस एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। उसे पता होता है कि उससे मदद मांगी गई है। समझ गई, ये बात ध्यान रखने वाली है। मैंने भी एक बार, एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो पहले सब लोग बस देख रहे थे, फिर जब मैंने एक दो लोगों को नाम लेकर या इशारा करके बोला कि प्लीज ये कर दीजिए, तो फौरन मदद मिली। देखा, बिल्कुल वही बात है। अनिश्चितता हटाइए, जिम्मेदारी तय कीजिए, यही की है। तो कुल मिलाकर ये जो सोशल प्रूफ है, ये हमारे दिमाग का एक शॉर्टकट है। हाँ, एक तरह का मेंटल शॉर्टकट। अक्सर मददगार होता है, हमें रास्ता दिखाता है कि क्या करना ठीक रहेगा, पर कभी-कभी हमें गुमराह भी कर सकता है। हाँ, या सही काम करने से रोक सकता है, खासकर जब हम खुद अनश्योर हों, या जब वो सबूत जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं, जैसे वो नकली हंसी, वो झूठा हो। सही कहा, ये हमारे फैसलों पर चुपचाप असर डालता है, पर बहुत गहरा असर डालता है। बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप खुद को मतलब भीड़ के साथ बहता हुआ पाएं या किसी ग्रुप में हो और समझ ना आ रहा हो कि क्या करें, तो कल रुक कर सोचें, क्या आप ये काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं? क्या आपने स्थिति को खुद समझने की कोशिश की है? हाँ, और क्या हो अगर आप वो पहला इंसान बने जो कुछ अलग करे या जो सवाल पूछे? सोचने वाली बात है। चैप्टर 4 में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सामाजिक स्वीकृति, सोशल एक्सेप्टेंस के प्रभाव की। कभी सोचा है किसी अनजान शहर में हम अच्छा रेस्टोरेंट कैसे चुनते हैं? अक्सर वहीं जाते हैं ना जहां ज्यादा भीड़ दिखे। हाँ बिल्कुल, ये सोचकर कि भाई इतने लोग हैं तो कुछ तो बात होगी। या फिर वो टीवी शोज में नकली हंसी की आवाज, कई बार वो सुनकर हमें मजाक ज्यादा फनी लगने लगता है ना? हाँ, कैंड लाफ्टर। या ये सब उदाहरण है उसी चीज के जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ यानी सामाजिक प्रमाण। हाँ, मतलब आसान भाषा में कहें तो हम अक्सर ये देखकर तय करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, खासकर जब हमें खुद समझ नहीं आ रहा हो। अच्छा, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ रिसर्च है, कुछ कहानियां हैं जो बताती हैं कि ये दूसरों को देखकर सीखना कैसे काम करता है और कब ये हमारे लिए अच्छा है और कब हमें गुमराह भी कर सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये सोशल प्रूफ आखिर काम कैसे करता है, इसके पीछे क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। जब हमें पक्का पता नहीं होता कि क्या करें, कोई नई सिचुएशन है, तो हम दूसरों को देखते हैं। जैसे
अगर किसी अनजान सड़क पर सब लेफ्ट मुड़ रहे हों तो हम भी शायद उधर ही चल देंगे। बिल्कुल, वो टीवी वाली नकली हंसी भी यही करती है। वो हमें एक सिग्नल देती है कि देखो यहाँ हंसना है, और हम अनजाने में ही सही थोड़ा प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन क्या हम किसी को भी फॉलो करते हैं या कुछ खास तरह के लोग ज्यादा असर डालते हैं? आपने कहा था समानता, सिमिलैरिटी, उसका क्या रोल है? हाँ, समानता बहुत जरूरी है। हम उन लोगों से ज्यादा सीखते हैं या उनकी नकल करते हैं जो हमें अपने जैसे लगते हैं। अपने जैसे मतलब उम्र में, सोच में, हालात में। हम सोचते हैं कि अरे ये तो मेरी तरह है, अगर ये ऐसा कर रहा है तो शायद मेरे लिए भी ये ठीक होगा। ओह, तो इसीलिए एड्स में, विज्ञापनों में आजकल आम आदमी को दिखाते हैं। बिल्कुल, ताकि देखने वाले को लगे कि अरे ये प्रोडक्ट मेरे जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए। इंटरेस्टिंग। और आपने एक वॉलेट एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया था, न्यूयॉर्क वाला। हाँ, वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने जानबूझकर वॉलेट गिराए। उनमें पैसे थे, मालिक का पता था और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? चिट्ठी से ऐसा लगता था कि वॉलेट पहले किसी और को मिला था जो लौटाने जा रहा था, पर उससे फिर गिर गया, और चिट्ठी का लिखने का स्टाइल बदला गया था। अच्छा, कैसे? एक स्टाइल था बिल्कुल आम अमेरिकन जैसा, अच्छी अंग्रेजी में। दूसरा थोड़ा जैसे कोई बाहर का व्यक्ति हो जिसकी अंग्रेजी उतनी फ्लुएंट ना हो। ओके, तो नतीजा क्या निकला? नतीजा चौंकाने वाला था। जब चिट्ठी अपने जैसे लगने वाले इंसान की थी तो करीब 70% वॉलेट लोगों ने लौटा दिए। 70%? और दूसरी चिट्ठी वाले, जब लिखने वाला अलग या विदेशी लगा तो सिर्फ 33% वॉलेट ही वापस आए। अरे बाप रे! मतलब हम अनजाने में ही सही अपने जैसों पर ज्यादा भरोसा करते हैं या उनके एक्शन को सही मानते हैं। बिल्कुल, और ये बात बच्चों में भी दिखती है। एक कहानी है 3 साल के बच्चे क्रिस के। हाँ, बताइए। वो बच्चा पानी से नहीं डरता था, पर स्विमिंग पूल में बिना ट्यूब के नहीं जाता था। पेरेंट्स ने कोशिश की, लाइफगार्ड ने समझाया, कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन अचानक वो बिना ट्यूब के तैरने लगा। पता चला उसने अपने ही हम उम्र दोस्त टॉमी को बिना ट्यूब के तैरते देखा था। अच्छा। तो टॉमी को देखकर उसे लगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि टॉमी उसके जैसा था। समानता ने काम किया। कमाल है, ये सोशल प्रूफ कितना पावरफुल है। लेकिन ये हमेशा फायदेमंद तो नहीं होता होगा। क्या ये हमें गुमराह भी कर सकता है? हाँ बिल्कुल, इसके 2 बड़े खतरे हैं। पहला तो है नकली सबूत, फेक प्रूफ। नकली सबूत? जैसे टीवी पर वो नकली इंटरव्यू, एक्टर्स आम लोगों की तरह बनकर आते हैं और बताते हैं कि उन्हें कोई प्रोडक्ट कितना पसंद आया। हाँ, देखा ऐसा। या पुराने जमाने में यूरोप के ओपेरा हाउसेस में कुछ लोग रखे जाते थे पैसे देकर। पैसे देकर? क्यों? ताली बजाने के लिए। अच्छा। ताकि शो के दौरान सही मौकों पर वो जोर से ताली बजाएं और बाकी ऑडियंस को भी लगे कि वाह क्या बढ़िया परफॉर्मेंस है। उन्हें क्लैकर्स कहते थे। अच्छा, मतलब माहौल बनाने के लिए। तो हमें सावधान रहना चाहिए अगर कुछ ज्यादा ही बनावटी लगे। बिल्कुल। और दूसरा खतरा वो तब होता है जब भीड़ अनजाने में ही गलत रास्ते पर चल पड़ती है। मतलब हर कोई बस दूसरे की नकल कर रहा है, ये सोचकर कि उसे ज्यादा पता होगा, जबकि असल में शायद किसी को कुछ नहीं पता। इसे कभी-कभी प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस भी कहते हैं। जैसे वो हाईवे वाला उदाहरण, 1-2 गाड़ियां लेन बदलती हैं। हाँ, और पीछे वाले सोचते हैं जरूर आगे कोई गड़बड़ है, वो भी बदलने लगते हैं और देखते देखते जाम लग जाता है, जबकि हो सकता है आगे रास्ता बिल्कुल साफ हो। सही बात है। या फिर वो भैंसों वाला एनालॉजी है। कहते हैं भैंसें अक्सर अपने आसपास देखती हैं, ऊपर या सामने कम, वो बस झुंड के पीछे चलती रहती हैं। और कभी-कभी पूरा झुंड अनजाने में खाई की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि हर भैंस बस अपने बगल वाली भैंस को फॉलो कर रही थी, सामने का खतरा नहीं देख रही थी। ये तो काफी डरावना है। क्या इसका कोई और गंभीर असर भी होता है? हाँ, एक दुखद पहलू है वर्दर इफेक्ट। वर्दर इफेक्ट, ये क्या है? रिसर्च बताती है कि, और इसे बहुत संवेदनशीलता से समझने की जरूरत है, कि जब मीडिया में किसी सुसाइड की खबर बहुत ज्यादा छपती है, खासकर सनसनीखेज तरीके से, तो कुछ मामलों में ऐसे लोग जो पहले से परेशान हैं और उस व्यक्ति की स्थिति से खुद को जोड़ पाते हैं, उनमें भी वैसे ही नेगेटिव विचार आने का खतरा बढ़ जाता है। ये दिखाता है कि नकल करने की हमारी प्रवृत्ति कितनी गहरी हो सकती है। ओह, ये तो वाकई गंभीर बात है। और शायद जोन्सटाउन की जो दुखद घटना हुई थी, हाँ, जोन्सटाउन ट्रेजेडी, वो भी शायद
इसी का एक बहुत एक्सट्रीम, बहुत दुखद उदाहरण है। वहां सोशल प्रूफ के दोनों फैक्टर थे, अनिश्चितता क्योंकि वो एक नई अनजान जगह थी, और समानता। हाँ, समानता भी क्योंकि वहां सिर्फ उसी पंथ के लोग थे, सब एक जैसे। तो जब लीडर ने आदेश दिया, ज्यादातर लोगों ने दूसरों को देखकर ही उसका पालन किया। ये दिखाता है कि अनिश्चितता और समानता मिलकर सोशल प्रूफ को कितना खतरनाक बना सकती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सोशल प्रूफ एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है, ऑटो पायलट जैसा। हाँ, कह सकते हैं। ज्यादातर ये हमारी मदद करता है, भीड़ के साथ चलना आसान और सुरक्षित लगता है। लेकिन इस ऑटो पायलट पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी रुकना जरूरी है, देखना जरूरी है कि भीड़ जा कहाँ रही है। खुद से पूछना जरूरी है, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सब कर रहे हैं, या इसलिए कि ये वाकई सही है? बिल्कुल। क्या मैं सिर्फ बगल वाली भैंस को देख रही हूँ या सामने का रास्ता भी? सही का। तो सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि अगली बार जब आप खुद को किसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए पाएं, या कोई राय सिर्फ इसलिए बना लें क्योंकि सब वैसा ही कह रहे हैं, तो एक पल रुकें और सोचें, क्या ये वाकई आपकी अपनी सोच है या आप सिर्फ भीड़ के साथ बह रहे हैं? ये छोटा सा सवाल शायद हमें कई गलतियों से बचा सकता है। चैप्टर 4 समाप्त हो गया है। अब हम चैप्टर 5 पसंद लाइकिंग की ओर बढ़ रहे हैं। ये चैप्टर, जिसका टाइटल मिलनसार चोर है, इस बात पर गौर करता है कि एक मुकदमे के वकील का मुख्य काम जज को अपने क्लाइंट को पसंद कराना होता है। कभी सोचा है हम कुछ लोगों को इतनी जल्दी पसंद क्यों कर लेते हैं, और जब किसी को पसंद करते हैं तो उसकी बात मानने में हमें ज्यादा सोचना क्यों नहीं पड़ता? यहाँ तक कि कभी कभी कोई अजनबी भी एकदम से अच्छा लग जाता है और हम हाँ कह देते हैं। ये होता क्यों है? हाँ, ये वाकई काफी दिलचस्प सवाल है, और इसके पीछे ना साइकोलॉजी का एक बड़ा मजबूत सिद्धांत है। अच्छा। जिसे कहते हैं पसंद का सिद्धांत, या अंग्रेजी में लाइकिंग प्रिंसिपल। लाइकिंग प्रिंसिपल, अच्छा। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी सी गहराई से बात करेंगे कि ये है क्या चीज, और कैसे हमारी रोज की जिंदगी में कभी जानकर कभी अनजाने में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं हमें प्रभावित करने के लिए। अच्छा। और जो भी हम बात कर रहे हैं वो सारी साइकोलॉजी और सोशल इन्फ्लुएंस पर जो रिसर्च हुई है उसी पर बेस्ड है। अच्छा, तो कहाँ से शुरू करें? शायद सबसे आसान उदाहरण वो है जो लोग हमें पहले से जानते हैं। हम उनकी बात तो अक्सर मान ही लेते हैं ना। जैसे वो टपरवेयर पार्टीज होती थी या होती हैं। टपरवेयर पार्टी, वहां लोग सिर्फ डिब्बे खरीदने थोड़ी जाते हैं। असली वजह तो वो होती है, जो होस्टेस होती है, जो आपकी दोस्त है, उसके बुलाने पर जाना, और फिर वहां जाकर कुछ न खरीदना वो थोड़ा अजीब लगता है ना। हाँ, बिल्कुल, एक ऑब्लिगेशन सा फील होता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ वो दोस्ती का दबाव है, वो प्रोडक्ट की जरूरत या क्वालिटी से भी ज्यादा भारी पड़ जाता है। जो सेल्स पर्सन है उसका रोल कम हो जाता है, दोस्त का चेहरा ज्यादा मायने रखता है। सही बात है। और मैंने सुना है सेल्स में एक एंडलेस चेन मेथड भी होता है, वो कुछ इसी तरह का है? हाँ, वो भी इसी से जुड़ा है। उसमें क्या होता है कि सेल्स पर्सन आपके पास आपके किसी दोस्त का नाम लेकर आता है। अरे, मुझे तो आपके दोस्त ने भेजा है आपसे मिलने। अब जैसी दोस्त का नाम आया तो मना करना मुश्किल हो गया। हाँ, सीधे दरवाजा बंद करना या न सुनना वो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। एक सोशल कनेक्शन बन जाता है। समझ गई। लेकिन कमाल तो तब है जब कोई बिल्कुल अजनबी हमें पसंद आ जाए। एक वो बड़े फेमस कार सेल्समैन थे, जो जिरार्ड। सुना है उनका फॉर्मूला यही था, भाई दाम सही रखो और ऐसा सेल्समैन बनो जिसे लोग पसंद करें। पर सवाल यह है कि लोग अजनबियों को पसंद क्यों करने लगते हैं? क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली वो है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, शारीरिक आकर्षण। अच्छा, दिखने में अच्छा होना। हाँ, एक हैलोन इफेक्ट करके चीज होती है। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान एक चीज में अच्छा है, जैसे दिखने में सुंदर है, तो हम अनजाने में ही मान लेते हैं कि वो दूसरी चीजों में भी अच्छा होगा, ज्यादा होशियार होगा, ज्यादा ईमानदार, ज्यादा काबिल। सच में? क्या ये इतना ज्यादा असर डालता है? हाँ, रिसर्च तो यही दिखाती है। जैसे चुनावों में जो उम्मीदवार ज्यादा सुंदर दिखते हैं उन्हें ज्यादा वोट मिलने की संभावना होती है। नौकरियों में भी जो लोग ज्यादा आकर्षक दिखते हैं उन्हें फायदा मिल जाता है। और तो और अदालतों में भी देखा गया है कि सुंदर दिखने वाले अपराधियों को कभी कभी कम सजा मिलती है। अरे बाप रे, ये तो एक अनकॉन्शियस बायस हुआ। बिल्कुल, हमें पता भी नहीं चलता और ये चीजें असर कर रही होती हैं। कमाल है। अच्छा, और क्या वजह है पसंद करने की? दूसरी बड़ी वजह है समानता, सिमिलैरिटी। हम उन लोगों की तरफ ज्यादा खींचते हैं जो हमारे जैसे हैं, चाहे वो दिखने में हो या उनकी सोच हमसे मिलती हो या उनका बैकग्राउंड हमारे जैसा हो। हाँ, ये तो है।
कोई अपने जैसी बात करने वाला मिल जाए तो कनेक्शन जल्दी बन जाता है। बिल्कुल। सोचिए, कोई सेल्समैन आपसे मिले और आपकी कार में गोल्फ बॉल्स देखकर गोल्फ की बातें करने लगे, या पता चले कि वो भी उसी छोटे शहर से है जहां आप पले बड़े हैं। हाँ, एकदम अपनापन सा लगता है। इसलिए तो सेल्स ट्रेनिंग में एक टेक्निक सिखाई जाती है, मिरर एंड मैच। इसमें सेल्स पर्सन कोशिश करता है कि वो ग्राहक के बॉडी पोस्चर को, उसके मूड को, उसके बात करने के तरीके को थोड़ा कॉपी करे, नकल करे। हाँ, सटल तरीके से, ताकि एक अनकहा कनेक्शन, एक समानता महसूस हो। इंटरेस्टिंग। तो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस हो गई, समानता हो गई, तीसरी क्या चीज है? तारीफ, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स। क्या सिर्फ किसी की तारीफ करने से, चाहे झूठी ही क्यों ना हो, वो हमें पसंद करने लगेगा? आपको शायद हैरानी हो, लेकिन हाँ, काफी हद तक हम इंसान तारीफ के, क्या कहते हैं, भूखे होते हैं। वी आर सकर्स फॉर फ्लैटरी। वो जो जिराड का जिक्र किया था ना आपने, हाँ, कार सेल्समैन, वो हर महीने अपने 13,000 से ज्यादा ग्राहकों को एक छोटा सा कार्ड भेजते थे, हाथ से लिखा हुआ, और उस पे बस इतना लिखा होता था, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ। 13,000 लोगों को? ये तो बड़ा इम्पर्सनल सा लगता है। को ज्यादा पसंद किया जिसने सिर्फ उनकी तारीफ की थी, भले ही उन्हें पता था कि तारीफ करने वाले का कोई मतलब है, कोई स्वार्थ है, और तारीफ शायद सच्ची भी ना हो। अरे वाह, मतलब तारीफ झूठी हो तब भी असर करती है। हाँ, क्योंकि वो हमारे अहम को, हमारे सेल्फ एस्टीम को अच्छा महसूस कराती है। ये तो बड़ा गहरा खेल है। और क्या तरीके हैं? अगला है संपर्क और सहयोग, कॉन्टैक्ट एंड कोऑपरेशन। पहला है कॉन्टैक्ट, यानी जान पहचान, फेमिलियरिटी प्रिंसिपल कहते हैं इसे। जिन चीजों या लोगों को हम बार बार देखते हैं या जिनके संपर्क में आते हैं, वो हमें धीरे धीरे ज्यादा पसंद आने लगते हैं। अच्छा, जैसे कोई गाना बार बार सुनो तो अच्छा लगने लगता है? हाँ, कुछ वैसा ही। और एक मजेदार बात, हमें शीशे में जो अपनी शक्ल दिखती है ना, वो रिवर्स इमेज होती है। हाँ, उल्टी। हमें वो ज्यादा पसंद आती है, जबकि हमारे दोस्तों को हमारी असली फोटो ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो हमें वैसा ही देखते हैं। हाँ, ये तो सही है, लेकिन सिर्फ बार बार मिलना या देखना ही काफी है? नहीं, यहाँ एक पेंच है। ये जरूरी है कि वो संपर्क, वो मिलना जुलना नेगेटिव माहौल में ना हो। अगर आप किसी से रोज मिलते हैं लेकिन कंपटीशन या लड़ाई झगड़े के माहौल में, तो पसंदगी की जगह नफरत बढ़ सकती है। अच्छा, तो माहौल पॉजिटिव या कम से कम न्यूट्रल होना चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर सहयोग यानी कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब लोग मिलकर किसी कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी एक लक्ष्य के लिए साथ काम करते हैं, तो उनके बीच दोस्ती बढ़ती है। हाँ, मैंने वो बच्चों के समर कैंप वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था शायद। हाँ, मुजफ्फर शरीफ का क्लासिक एक्सपेरिमेंट। ईगल्स और रैटलर्स नाम के 2 ग्रुप्स थे बच्चों के। पहले उनमें जबरदस्त दुश्मनी थी, खूब कंपटीशन था। लेकिन फिर कैंप में कुछ ऐसी मुश्किलें पैदा की गई जिन्हें अकेले कोई ग्रुप सॉल्व नहीं कर सकता था। जैसे पानी की सप्लाई रुक गई, या कैंप की बस खराब हो गई और उसे धक्का लगाना पड़ा। तो उन्हें मिलकर काम करना पड़ा? हाँ, और जैसे ही उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, वो पुरानी दुश्मनी धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगी। साथ मिलकर मुश्किल हल करने से वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। पुलिस का वो गुड कॉप बैड कॉप तरीका भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, बैड कॉप डराता है, धमकाता है, एक दुश्मन जैसा माहौल बनाता है। फिर गुड कॉप आता है, हमदर्दी दिखाता है, चाय पानी पूछता है, सहयोग की बात करता है। वो एक साथी, एक एलाय की तरह लगता है। तो संदिग्ध को लगता है कि ये मेरी तरफ है, और वो उस पर भरोसा करके शायद कुछ बता दे। समझ गई। बैड कॉप ने नेगेटिव माहौल बनाया, गुड कॉप ने सहयोग दिखाया। अच्छा, और कोई तरीका है जिससे लोग हमें पसंद करने लगते हैं? हाँ, एक आखिरी है, कंडीशनिंग और एसोसिएशन। मतलब चीजों को अच्छी या बुरी भावनाओं या घटनाओं से जोड़कर देखना। हम अनजाने में ही लोगों को उनके साथ जुड़ी चीजों से लिंक कर देते हैं। जैसे पुराने जमाने में फारस में कहते हैं कि जो दूत बुरी खबर लेके आता था, उसे मार दिया जाता था। अरे बेचारा, उसका क्या कसूर? कोई कसूर नहीं, लेकिन लोगों के मन में वो बुरी खबर और वो दूत दोनों जुड़ जाते थे। एक कहावत भी है, द नेचर ऑफ बैड न्यूज इन्फेक्ट्स द टेलर। बुरी खबर का असर लाने वाले पर भी आ जाता है। क्या आजकल भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। सोचिए, जो टीवी पर मौसम बताते हैं बेचारे वेदरमैन, जब मौसम खराब होता है, बाढ़ आती है, तूफान आता है, तो लोग मजाक में या कभी कभी सच में भी उन्हें गालियां देते हैं, उन्हें दोष देते हैं। हाँ, ये तो होता है। और जब मौसम बहुत अच्छा होता है, धूप खिली होती है, तो लोग उनकी तारीफ करते हैं। जबकि मौसम पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, ये सिर्फ एसोसिएशन है। अच्छी चीजों से जुड़े लोग हमें अच्छे लगने लगते हैं, और बुरी चीजों से जुड़े लोग अनजाने में ही सही बुरे लगने लगते हैं। बाप रे। तो मतलब
हम किसे पसंद करते हैं और क्यों, ये सिर्फ दिल या फीलिंग्स का मामला नहीं है। इसके पीछे कितने सारे ठोस मनोवैज्ञानिक कारण हैं। शारीरिक आकर्षण, हमारे जैसा होना, तारीफ मिलना, बार बार दिखना, साथ मिलकर काम करना और चीजों का अच्छा या बुरा एसोसिएशन। बिल्कुल। सेल्स, पॉलिटिक्स, दोस्ती, प्यार, हर जगह ये सिद्धांत काम कर रहे हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो। ये सब जानना तो बहुत जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि कब कोई हमें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है या हम अनजाने में कैसे दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं। सही कहा। ये हमें एक जागरूक उपभोक्ता, एक जागरूक नागरिक बनाता है। तो सोचने वाली बात ये है कि अगली बार जब आपको कोई अजनबी अचानक से बहुत भला, बहुत अपना सा लगने लगे या आप किसी की बात पर फौरन हाँ कहने को तैयार हो जाएं, तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर, कहीं इनमें से पसंदगी का कोई अदृश्य धागा तो आपको खींच नहीं रहा है ना। सोचने वाली बात। चैप्टर 5 को जारी रखते हुए अब हम कंडीशनिंग एंड एसोसिएशन पर आगे बात करेंगे। नमस्कार। आज हम दिमाग के एक बड़ी ही दिलचस्प मैकेनिज्म को समझने वाले हैं। हाँ, द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, जिसे हिंदी में कहें तो जुड़ाव का नियम। सही। ये कैसे होता है कि हम चीजों को या लोगों को भी उनसे जुड़ी दूसरी चीजों के आधार पर अच्छा या बुरा मानने लगते हैं। भले ही उसका कोई सीधा कोई लॉजिकल रीजन ना हो। बिल्कुल। कभी सोचा है कि लोग खराब मौसम की भविष्यवाणी करने पर बेचारे वेदर फोरकास्टर पर ही क्यों गुस्सा हो जाते हैं? हाँ, जैसे बारिश उनकी गलती हो। ये तो क्लासिक उदाहरण है। आज इसी साइकोलॉजी की तह तक जाएंगे। हमारे पास साइकोलॉजी और इन्फ्लुएंस पर हुई रिसर्च है और मकसद है ये समझना कि ये एसोसिएशन हमारी सोच पर, हमारे फैसलों पर कैसे असर डालता है। बिल्कुल। खासकर जब कोई हमें कुछ बेचने की या मनाने की कोशिश कर रहा हो। तो शुरुआत करें उस वेदर फोरकास्टर वाले किस्से से। वो बड़ा अजीब है। हाँ, वो वाकई हैरान करने वाला है, पर सच है। कई टीवी मौसम बताने वालों ने बताया है किसी को छाते से पीटा गया, किसी पर बर्फ के गोले फेंके। अरे बाप रे। हाँ, और यहाँ तक कि जान से मारने की धमकियां भी मिली। और क्यों? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा है कि भाई मौसम खराब रहेगा। तो लोग अनजाने में ही बुरी खबर को खबर लाने वाले से जोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। ये है गिल्ट बाय एसोसिएशन। अच्छा। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे बचपन में मम्मी कहती थी, क्या? अरे उन शरारती बच्चों के साथ मत घूमो, लोग तुम्हें भी वैसे ही समझेंगे। बिल्कुल। हम मान लेते हैं कि जिसके साथ हम हैं वैसे ही हम हैं। ये हुई नेगेटिव एसोसिएशन की बात। पर इसका पॉजिटिव साइड भी तो होगा। बिल्कुल है। और बिजनेस और विज्ञापन की दुनिया इसे खूब जम के इस्तेमाल करती है। जैसे? आपने कार एड्स में खूबसूरत मॉडल्स देखे होंगे। हाँ, अक्सर होती हैं। रिसर्च दिखाती है कि उनकी मौजूदगी से दर्शक उसी कार को ज्यादा तेज, ज्यादा आकर्षक, यहाँ तक कि ज्यादा महंगा भी मानने लगते हैं। कमाल है। मॉडल का कार चाहने से तो कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं, पर वो पॉजिटिव कनेक्शन बन गया ना। बस एक अच्छी फीलिंग वाला एसोसिएशन बनाना है, लॉजिक हो या ना हो। अच्छा। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलर कल्चरल ट्रेंड से जोड़ती है, जैसे ओलंपिक्स के टाइम पर ऑफिशियल स्पॉन्सर बन जाना, या फिर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स ले लीजिए। कोई मशहूर एथलीट या एक्टर किसी प्रोडक्ट से जुड़ जाता है, चाहे वो प्रोडक्ट उनके फील्ड का हो भी ना। हाँ, मकसद सिर्फ उस सेलिब्रिटी की पॉजिटिव इमेज को प्रोडक्ट पर ट्रांसफर करना है। ये तो वाकई बहुत सोचा समझा तरीका है। पॉलिटिक्स में भी होता होगा ऐसा। अरे पॉलिटिक्स में तो खूब होता है। नेता खुद को देशभक्ति, परिवार, इन सब अच्छी लगने वाली चीजों से जोड़ते हैं। हाँ, ये तो देखा है। और एक और टेक्निक है, द लंचन टेक्निक। अच्छा, खाने पर बुलाना। हाँ, शायद आपने गौर किया हो, नेता या लॉबियिस्ट अक्सर खाने पर बुलाकर ही जरूरी बातें करते हैं। आहा, हाँ, होता तो है, पर खाने का क्या असर है। रिसर्च बताती है, ग्रेगरी रैजरैन ने काफी पहले ये पाया था कि लोग खाते समय ज्यादा अग्रीएबल हो जाते हैं। मतलब? खाने से जुड़ी जो अच्छी फीलिंग्स है वो अनजाने में ही उस दौरान सुनी गई बातों या मिले हुए लोगों से जुड़ जाती हैं। अच्छा। जैसे वो पैवलोव के कुत्तों वाला एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल वही लॉजिक। घंटी बजी, खाना आया, फिर सिर्फ घंटी बजने पे लार आने लगी। यहाँ खाने की अच्छी फीलिंग वो किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट या किसी नेता से जुड़ सकती है। गजब है। दिमाग ऐसे काम करता है। और स्पोर्ट्स में तो एसोसिएशन और भी गहरा होता होगा। ओ बिल्कुल। स्पोर्ट्स फैंस के लिए टीम सिर्फ एक टीम नहीं होती, वो उनकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। हाँ, वो जुनून अलग ही होता है। आइजैक एसिमोव ने कहा था, जिसे आप सपोर्ट करते हैं वो आपको रिप्रेजेंट करता है।
जब वो जीतता है आप जीतते हैं। सही बात है। इसीलिए जब टीम जीतती है फैंस चिल्लाते हैं वी वन, हाँ, हम जीते, हम जीते। जबकि मैदान पर तो वो खेले भी नहीं थे। हाँ। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं बास्किंग इन रिफ्लेक्टेड ग्लोरी या बिर्जिंग। बिर्जिंग। अच्छा, जीत के बाद लोग अपनी टीम के कॉलेज की स्वेटशर्ट ज्यादा पहनते हैं, ये भी उसी का हिस्सा है। वो जीत की चमक में नहाना चाहते हैं। और हारने पर तब क्या? तब ठीक उल्टा। हाँ। फैंस दूरी बना लेते हैं। कैसे? तब वो कहते हैं दे लॉस्ट, वो हारे, हाँ। हम नहीं वो। अरे हाँ, ये तो होता है। न्यू ऑर्लियंस सेंट्स के फैंस का वो किस्सा मशहूर है। जब टीम लगातार हार रही थी तो फैंस स्टेडियम में कागज के बैग से चेहरा छुपा कर आते थे। ओह, दूरी बनाने का तरीका। हाँ। और एक दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों का सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मसम्मान थोड़ा कमजोर होता है ना, उनमें ये टेंडेंसी ज्यादा होती है दूसरों की सफलता से अपनी पहचान जोड़ने की। शायद वो अपनी टीम की जीत में अपनी कमी पूरी होते देखते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। तो अगर ये एसोसिएशन इतना पावरफुल है और ज्यादातर अनकॉन्शियस, तो हम इसके असर से बचें कैसे? खासकर जब कोई सेल्स पर्सन या कोई और हमें कुछ बेचने या मनाने की कोशिश कर रहा हो। हाँ बिल्कुल। देखिए, पहला कदम तो है अवेयरनेस, मतलब अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना। अगर आप किसी को, मान लीजिए सेल्स पर्सन को, उम्मीद से ज्यादा जल्दी या ज्यादा पसंद करने लगे तो एक पल रुकें, सोचें कि क्यों, कहीं ये एसोसिएशन का खेल तो नहीं। बिल्कुल। दूसरा, उस व्यक्ति को उसके रिक्वेस्ट से या उसके प्रोडक्ट से अपने दिमाग में अलग करें। मतलब खुद से पूछे कि क्या मुझे सच में ये डील पसंद है या सिर्फ ये इंसान अच्छा लग रहा है इसलिए हाँ कहने का मन कर रहा है। एग्जैक्टली। कार खरीदने का फैसला इस पर नहीं होना चाहिए कि सेल्समैन कितना फ्रेंडली था। सही। फैसला होना चाहिए कार की क्वालिटी, फीचर्स, डील के मेरिट्स पर। अपनी फीलिंग्स को रिक्वेस्ट से अलग करके सिर्फ फैक्ट्स पर फोकस करना जरूरी है। ये ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर ये एसोसिएशन का सिद्धांत हमारे दिमाग पर बहुत चुपके से असर डालता है। हाँ, विज्ञापनों से लेकर राजनीति, खेल, यहाँ तक कि हमारी रोज की सोशल इंटरैक्शंस में भी हम अनजाने में ही लोगों और चीजों को उनसे जुड़ी फीलिंग्स के आधार पर जज कर लेते हैं। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ। अगली बार जब आप किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में तुरंत कोई ओपिनियन बनाएं तो एक सेकंड रुककर जरूर सोचिएगा, क्या ये आपकी अपनी समझ है या किसी छुपे हुए, किसी अनजाने एसोसिएशन का असर है। बढ़िया सवाल है। शायद ये छोटी सी जागरूकता हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। चैप्टर 5 समाप्त हो गया है। अब हम चैप्टर 6 अधिकार, अथॉरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। ये चैप्टर, जिसका टाइटल निर्देशित सम्मान, डायरेक्टेड डेफरेंस है, इस सिद्धांत पर केंद्रित है, किसी विशेषज्ञ का अनुसरण करें। क्या कभी ऐसा सोचा है कि एक बिल्कुल आम इंसान, मतलब हमारे आपके जैसा, सिर्फ इसलिए किसी दूसरे को बहुत दर्द पहुंचा सकता है क्योंकि कोई अफसर या एक्सपर्ट जैसा दिखने वाला आदमी ऐसा करने को कह रहा है? सुनने में मतलब अजीब लगता है ना? हाँ, अजीब तो लगता है, पर यह असल में एक बहुत ही मशहूर और सच कहूँ तो चौंकाने वाले मनोवैज्ञानिक प्रयोग का अहम सवाल था। अच्छा, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्टैनले मिलग्रैम के उसी फेमस एक्सपेरिमेंट की, और ये हमें दिखाता है कि ये जो अधिकार है, अथॉरिटी, उसका हम पर कितना गहरा और कभी-कभी तो खतरनाक असर भी हो सकता है। खतरनाक भी? अच्छा। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्यों, मतलब अथॉरिटी की इतनी परवाह करते हैं और कैसे कभी-कभी हम बिना सोचे समझे ही उनकी बात मान लेते हैं, भले ही वो बात शायद सही ना हो। बिल्कुल, भले ही हमारा दिल या दिमाग कह रहा हो कि ये गलत है। तो चलिए फिर सीधे उस एक्सपेरिमेंट पर ही चलते हैं। मिलग्रैम ने किया क्या था असल में? तो कल्पना कीजिए कि आप एक प्रयोग में हिस्सा ले रहे हैं। हाँ। आपको बनाया गया है टीचर। ठीक है, मैं टीचर हूँ। आपका काम है एक दूसरे व्यक्ति को, जिसे लर्नर कहा गया है, हाँ। कुछ सवाल पूछना और हर गलत जवाब पर उसे बिजली का झटका, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक देना है। शॉक? असली? हाँ, और हर गलती पर झटके की पावर बढ़ानी है, 15 वोल्ट से शुरू होकर 450 वोल्ट तक। और आपके साथ एक रिसर्चर है जिसने लैब कोट पहना हुआ है और वो आपको निर्देश दे रहा है। ओह, ये तो सुनने में ही भयानक लग रहा है। बिल्कुल,
प्रयोग जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वो जो लर्नर है वो पहले तो हल्की आहें भरता है, फिर चीखने लगता है, फिर वो दीवार पर पैर मारने लगता है। अरे बाप रे। हाँ, और फिर वो कहता है कि उसे दिल की कोई प्रॉब्लम है और रुकने की मिन्नतें करता है, और आखिर में वो एकदम खामोश हो जाता है। खामोश मतलब? बिल्कुल चुप, कोई आवाज नहीं। अब सोचिए, क्या आप वो टीचर बनकर और झटके देते रहेंगे सिर्फ इसलिए कि वो लैब कोट वाला रिसर्चर कह रहा है? मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल। पर इसमें कोई ट्रिक थी क्या? हाँ, यहीं पर ट्विस्ट था। वो जो लर्नर था वो असल में एक एक्टर था। उसे कोई भी असली झटका नहीं लग रहा था। अच्छा, तो वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था? जी हाँ, वो सिर्फ दर्द में होने की एक्टिंग कर रहा था। असली प्रयोग तो टीचर बने आम इंसान पर था। ये देखना था कि वो रिसर्चर के कहने पर कहाँ तक जाएंगे। रिसर्चर बस यही कहता रहा, प्लीज कंटिन्यू, या द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स दैट यू कंटिन्यू। ओके, तो नतीजे क्या रहे? कितने लोगों ने आखिर तक बटन दबाया? नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। एक्सपेरिमेंट से पहले मिलग्राम ने कई साइकोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट से पूछा था। सब ने कहा शायद ही कोई, 1 या 2% लोग ही होंगे जो बिल्कुल आखिर तक 450 वोल्ट तक जाएंगे। हाँ, ये लॉजिकल लगता है। पहुंच गए। 65%? ये तो बहुत ज्यादा है। क्यों? लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्या वो बुरे लोग थे? नहीं, मिलग्राम का निष्कर्ष ये नहीं था कि वो लोग बुरे थे या निर्दयी थे, बल्कि ये था कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक अधिकार वाले व्यक्ति के आदेश मानने की प्रवृत्ति बहुत गहरी होती है। मतलब हम प्रोग्राम्ड हैं ऐसा करने के लिए? एक तरह से हाँ। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है ना, माता पिता की सुनो, टीचर्स की सुनो, बॉस की बात मानो। समाज को चलाने के लिए ये जरूरी भी है और अक्सर फायदेमंद भी होता है। हाँ, ये बात तो है। तो ये एक तरह का मेंटल शॉर्टकट बन जाता है। हम ज्यादा सोचते नहीं, बस मान लेते हैं। इसे रॉबर्ट चियोल्डिनी अपनी किताब में क्लिक विर रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे कोई बटन दबा, क्लिक, और हमारी तरफ से रिएक्शन चालू, विर, सोचना बंद। क्लिक विर, इंटरेस्टिंग है। इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण है? हाँ, किताब में एक अस्पताल का किस्सा था। एक डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा, प्लेस इन आर ईयर। नर्स ने कान में डालने वाली ड्रॉप्स को मरीज के रेक्टम में डाल दिया। क्या? रेक्टम में कान की दवाई? क्यों? क्योंकि उसने आर ईयर को रियर पढ़ लिया और डॉक्टर के लिखे आदेश पर सवाल नहीं उठाया। अच्छा, ये दिखाता है कि बिना सोचे समझे हुक्म मानने का क्या नतीजा हो सकता है। अथॉरिटी के आगे अपनी समझ इस्तेमाल न करना कितना खतरनाक हो सकता है। बाप रे, ये तो सच में खतरनाक है। और बात सिर्फ असली अधिकार की नहीं है। हम कई बार सिर्फ अधिकार के प्रतीकों सिंबल से ही प्रभावित हो जाते हैं। सिंबल्स? जैसे कि टाइटल्स, डॉक्टर, प्रोफेसर, जज, सीईओ। ये टाइटल्स सुनते ही हम मान लेते हैं कि सामने वाला ज्यादा काबिल है, ज्यादा जानता है। हाँ, ये तो होता है। यहाँ तक कि स्टडीज में पाया गया कि लोग ऊंचे टाइटल वाले व्यक्ति को फिजिकली भी ज्यादा लंबा समझते हैं, चाहे असल में वो ना भी हो। सच में? लंबा भी? हाँ। फिर आते कपड़े। सोचिए, एक पुलिस की वर्दी या एक महंगा सा बिजनेस सूट, इनको पहने देखकर हम ज्यादा आसानी से बात मान लेते हैं ना। हाँ, वर्दी का तो असर होता ही है। एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि अगर कोई सूट बूट पहना आदमी गलत तरीके से सड़क पार कर रहा है तो लोग उसके पीछे पीछे ज्यादा आसानी से चल पड़ते हैं बिना सोचे। या फिर अगर कोई सिर्फ गार्ड की यूनिफॉर्म पहन ले तो लोग उसके अजीब से अजीब अनुरोध भी मान लेते हैं, जैसे कहीं और खड़े हो जाओ या कूड़ा उठा लो। सिर्फ यूनिफॉर्म की वजह से? बिल्कुल। और फिर है साज सामान, ट्रैपिंग्स, महंगी गाड़ी, बड़ा घर। ये चीजें भी स्टेटस और अथॉरिटी दिखाती हैं। हाँ, जैसे ट्रैफिक लाइट पर लोग महंगी गाड़ी वाले को शायद थोड़ा देर से हॉर्न बजाते हैं। एग्जैक्टली। पुरानी खटारा गाड़ी वाले को शायद जल्दी बजा देंगे। तो ये सब चीजें, टाइटल, कपड़े, महंगी चीजें, ये हमारे सबकॉन्शियस, हमारे अवचेतन मन पर असर डालती हैं और हम अक्सर मानते नहीं कि इन चीजों का हम पर इतना असर हो रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन प्रतीकों का इस्तेमाल कोई हमें बेवकूफ बनाने या हमसे अपनी बात मनवाने के लिए भी कर सकता है। बिल्कुल सही, यही समझना सबसे जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि अधिकार को मानने की हमारी आदत बहुत गहरी है और हम सिर्फ असली अथॉरिटी से नहीं बल्कि उसके नकली सिंबल्स से भी आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, ये मुख्य बात है। तो फिर इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? कैसे समझें कि कब बात माननी है और कब नहीं?
देखिए, अगली बार जब कोई अथॉरिटी फिगर, कोई अधिकारी या एक्सपर्ट लगने वाला व्यक्ति आपसे कुछ करने को कहे, तो रुककर खुद से 2 सवाल पूछना बहुत जरूरी है। 2 सवाल कौन से? पहला, क्या ये व्यक्ति सच में इस विषय का एक्सपर्ट है? मतलब क्या उनके पास सिर्फ एक टाइटल या यूनिफॉर्म है, या उस विषय का असली ज्ञान और तजुर्बा भी है? हमें सिर्फ सिंबल से इम्प्रेस नहीं होना है। ठीक है। पहला सवाल, क्या ये असली एक्सपर्ट हैं? और दूसरा सवाल, इस एक्सपर्ट पर कितना भरोसा किया जा सकता है? क्या उनका कोई अपना फायदा, कोई स्वार्थ तो नहीं जुड़ा है? क्या वो हमें निष्पक्ष मतलब इम्पार्शियल सलाह दे रहे हैं, या उनकी सलाह से उनको खुद कोई फायदा होने वाला है? ये 2 बहुत जरूरी सवाल हैं। ये हमें आंख बंद करके किसी की भी बात मानने से बचा सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ा सा सवाल करना बहुत जरूरी है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। या उनके कपड़ों को देखकर उनकी बात मान लेते हैं, बिना ये जांचें कि वो बात कितनी सही है या वो इंसान कितना भरोसेमंद है। शायद इस पर हम सबको थोड़ा और सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। चैप्टर 6 समाप्त हो गया है। अब हम चैप्टर 7 कमी, स्कैरसिटी की ओर बढ़ रहे हैं। ये चैप्टर, जिसका टाइटल कुछ का नियम द रूल ऑफ द फ्यू है, इस विचार से शुरू होता है। किसी भी चीज से प्यार करने का तरीका ये महसूस करना है कि वो खो सकती है। कभी दुकान में सेल्समैन को ये कहते सुना है, मैडम जी ये आखिरी पीस बचा है। हाँ, बिल्कुल। या फिर वो ऑनलाइन सेल में लिमिटेड टाइम ऑफर देखकर एकदम से कुछ खरीदने का मन कर जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सब कमाल है कमी यानी स्कैरसिटी के सिद्धांत का। ये साइकोलॉजी का एक बहुत मजबूत प्रिंसिपल है। अच्छा। हाँ, जो कहता है कि जब कोई चीज़ कम मिलती है ना, तो वो हमें ज़्यादा कीमती लगने लगती है, ज़्यादा अट्रैक्टिव। तो आज हम इसी स्कैरसिटी प्रिंसिपल की गहराई में उतरेंगे, थोड़ी पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हैं और असल ज़िंदगी के किस्से भी हैं। हाँ। जिनसे हम समझेंगे कि ये सिद्धांत काम कैसे करता है और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मतलब खरीदारी से लेकर अपने फैसलों तक, इससे कैसे प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। देखिए, सीधी सी बात है, जो चीज़ मुश्किल से मिलती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे लेखक रॉबर्ट सियाल्डिनी ने अपना एक अनुभव बताया। हाँ, उन्हें मॉर्मन मंदिर देखने में कोई खास रुचि नहीं थी, बिल्कुल नहीं। पर जैसे ही पता चला कि अरे वो मंदिर आम लोगों के लिए बस कुछ ही दिनों के लिए खुला है, तो फौरन चले गए। फौरन देखने चले गए, बस इसीलिए कि वो अवसर चूक ना जाए। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे वो हम कोई जरूरी बात कर रहे हैं और एक अनजान फोन कॉल आ जाए, उठा लेते हैं। हाँ, उठा लेते हैं सिर्फ इस डर से कि कहीं ये कॉल मिस ना हो जाए, क्या पता क्या जरूरी हो। सही कहा। इसे कहते हैं पोटेंशियल अनअवेलेबिलिटी का डर, और इसके पीछे है लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन यानी खोने का डर। हाँ, मतलब हमें कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने का डर एक्शन लेने पर मजबूर करता है। इसीलिए तो अक्सर विज्ञापन ये बताते हैं कि घर को इंसुलेट ना कराने से कितना नुकसान होगा। अच्छा, बजाय ये बताने के कितने पैसे बचेंगे। बिल्कुल, वो नुकसान पर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये स्कार्सिटी काम क्यों करती है? मतलब हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है? इसका एक बड़ा कारण है साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस, थोड़ा समझाइए इसे। मतलब जब हमें लगता है कि हमारी चुनने की आज़ादी, हमारी फ्रीडम ऑफ चॉइस कम हो रही है या छीनी जा रही है, तो हम उस चीज़ को और भी ज़्यादा चाहने लगते हैं, उसे वापस पाना चाहते हैं। अच्छा। ये बच्चों में साफ दिखता है। वो टेरिबल टूज वाला फेज याद है? हाँ, जब बच्चे हर बात पर नहीं मेरा करते हैं। बिल्कुल। एक स्टडी में 2 साल के बच्चों को 2 खिलौने दिखाए। एक आसानी से पहुंच में था, दूसरे के आगे एक शीशे जैसी रुकावट रख दी, प्लेक्सीग्लास बैरियर। पता है बच्चे किधर भागे? उसी तरफ जिसके आगे रुकावट थी। बिल्कुल, वो उसी खिलौने की तरफ ज्यादा तेजी से बढ़े। वो अपनी आजादी को, अपनी हद को टेस्ट कर रहे थे। दिलचस्प। और ये सिर्फ बचपन तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़े होने पर भी दिखता है। किशोर अवस्था में रोमियो एंड जूलियट इफेक्ट। रोमियो जूलियट मतलब घर वाले मना करें तो प्यार और बढ़ जाता है। हाँ, जैसे रोमियो जूलियट के घर वाले उनके खिलाफ थे, उनका प्यार और गहरा हो गया। स्टडीज दिखाती हैं कि जिन कपल्स के रिश्ते में माँ बाप का दखल ज्यादा होता है, वो अक्सर एक दूसरे को और ज्यादा प्यार करने लगते हैं। उनका शादी का इरादा और मजबूत हो जाता है। कमाल है। यही असर सेंसरशिप का भी होता है। जिस जानकारी को दबाया जाता है, लोग उसे और ज्यादा जानना चाहते हैं और शायद उस पर ज्यादा यकीन भी करने लगते हैं। हाँ, भले ही उन्हें पूरी बात पता ना हो।
जैसे एक यूनिवर्सिटी में स्टडी हुई थी कोएड डॉर्म्स के खिलाफ भाषण पर। जब भाषण बैन हुआ तो स्टूडेंट्स उसे सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए और उसके तर्कों से ज्यादा सहमत भी। अच्छा, तो ये समझना तो ठीक है कि कमी हमें क्यों खींचती है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि बाजार में, मार्केटिंग में इसका फायदा कैसे उठाया जाता है। हाँ, इसके कई तरीके हैं। कंप्लायंस टैक्टिक्स कहते हैं इन्हें। पहला, लिमिटेड नंबर, बस कुछ ही पीस बचे हैं। हाँ, ये तो बहुत सुना है। जैसे सेल्समैन दिखाता है कि वो मॉडल तो बिक गया, फिर कहीं से ढूंढकर एक पीस ले आता है और ग्राहक फौरन ले लेता है। बिल्कुल। दूसरा, डेडलाइन, सेल आज रात खत्म, ये तो हम सबने देखा है, मूवी विज्ञापन, सेल्स, सब जगह। और तीसरा? तीसरा थोड़ा और दिलचस्प है, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन। एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मतलब सिर्फ ये बताना काफी नहीं कि चीज कम है, बल्कि ये बताना कि ये जानकारी भी खास है, सबको नहीं पता। अच्छा। एक बीफ इंपोर्ट कंपनी ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने ग्राहकों को 3 ग्रुप में बांटा। एक को बस सेल के बारे में बताया, दूसरे को बताया कि बीफ की सप्लाई कम होने वाली है, ठीक है, तीसरे ग्रुप को बताया कि सप्लाई कम होने वाली है और ये खबर एक्सक्लूसिव है, सिर्फ उन्हीं को पता चल रही है। तो नतीजे क्या रहे? तीसरे ग्रुप ने, जिन्हें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली थी, बाकियों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा ऑर्डर दिया। 6 गुना? कमाल। हाँ, सिर्फ कमे तकाला काफी नहीं था, ये बताना कि खबर भी दुर्लभ है, ज्यादा असरदार था। अविश्वसनीय। क्या कुछ खास हालात में स्केर्सिटी का असर और भी ज्यादा होता है? मतलब कब ये सबसे ज्यादा पावरफुल होती है? हाँ, 2 बातें खास हैं। पहली, न्यू स्केर्सिटी, यानी नई कमी। नई कमी मतलब जो चीजें हमेशा से कम थीं, उनकी तुलना में जो चीजें हाल ही में कम हुई हैं, वो ज्यादा आकर्षक लगती हैं। अच्छा। जैसे एक कुकी एक्सपेरिमेंट था। कुछ लोगों को एक जार दिया जिसमें 10 कुकीज थीं, बाद में 8 हटा ली, सिर्फ 2 बची। दूसरे ग्रुप को जार दिया जिसमें शुरू से ही 2 कुकीज थीं। जिन लोगों ने कुकीज को कम होते देखा था, 10 से 2, उन्हें वो 2 कुकीज ज्यादा पसंद आई उन लोगों की तुलना में जिनके जार में शुरू से ही 2 थीं। यानी अचानक आई कमी ज्यादा असर करती है, जो था वो चला गया। बिल्कुल। इसका संबंध सामाजिक उथल-पुथल से भी जोड़ा जाता है। जैसे क्रांतियां अक्सर तब होती हैं जब हालात सुधरने के बाद अचानक बिगड़ जाते हैं। सही बात है। और दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है कंपटीशन, मुकाबला। हाँ। जब हमें लगता है कि किसी सीमित चीज के लिए दूसरों से मुकाबला करना पड़ रहा है, तो हमारी इच्छा और बढ़ जाती है। अच्छा, जैसे नीलामी में होता है। बिल्कुल। उसी कुकी एक्सपेरिमेंट में एक और वेरिएशन था। जब जार से कुकीज इसलिए कम हुई क्योंकि वो दूसरों को देनी थी, मतलब सोशल डिमांड थी, तो बची हुई कुकीज को और भी ज्यादा पसंद किया गया। अरे वाह। रियल एस्टेट एजेंट अक्सर कहते हैं, अरे एक और खरीदार है जो बहुत इंटरेस्टेड है। हाँ, ताकि हम जल्दी फैसला ले लें। ये सब कंपटीशन का ही खेल है। तो फिर इस स्कैर्सिटी के जाल में फंसने से कैसे बचा जाए, ये जानना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। 2 कदम हैं ध्यान रखने वाले। पहला, जब भी आप किसी चीज के कम होने पर एक तरह की उत्तेजना महसूस करें, एक अर्जेंसी, एक जल्दबाजी, हाँ, तो रुकें और सोचें। हाँ, उसे एक वार्निंग साइन समझें, थोड़ा शांत हों, काम डाउन। दूसरा, खुद से पूछें, क्या मुझे ये चीज इसके काम के लिए चाहिए, इसके फंक्शन के लिए, या सिर्फ इसलिए कि ये दुर्लभ है, बस इसे पाने के लिए चाहिए, पोजेशन के लिए। ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि जैसा उस कुकीज एक्सपेरिमेंट में था, हाँ, दुर्लभ होने से कुकीज का स्वाद बेहतर नहीं हो क्या था? एकदम सही। याद रखें, स्कार्सिटी चीज की क्वालिटी नहीं बढ़ाती, सिर्फ हमारी इच्छा बढ़ाती है। जैसे सियालडेनी के भाई रिचर्ड कार बेचते थे। हाँ। वो क्या करते थे, एक ही वक्त पर कई इंटरेस्टेड खरीदारों को बुला लेते थे। ओह, कंपटीशन और स्कैर्सिटी एक साथ। हाँ, नतीजा, लोग जल्दी फैसला करते थे और अक्सर ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाते थे। कार की क्वालिटी वही थी, पर उसे पाने की इच्छा बढ़ गई थी। तो संक्षेप में, ये कमी का एहसास हमारे फैसलों पर वाकई बहुत गहरा असर डालता है। बिल्कुल। और साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस और कंपटीशन इसे और ताकतवर बनाते हैं। और सबसे बड़ा टेक अवे शायद ये कि हमें जागरूक रहना है, रुककर सोचना है। हाँ, और खुद से ये सवाल पूछना है कि हमें कोई चीज वास्तव में क्यों चाहिए, क्या सच में जरूरत है, ये बस स्कार्सिटी का असर है। एकदम सही। इससे हम बच सकते हैं। तो अब सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप किसी लिमिटेड एडिशन चीज की तरफ खिंचे चले जाएं,
या ऑलमोस्ट सोल्ड आउट देखकर खरीदने का मन करे, तो एक पल रुककर सोचें, क्या ये सच में ज़रूरत है या सिर्फ स्कार्सिटी का मनोविज्ञान अपना खेल खेल रहा है? ये छोटी सी जागरूकता आपको कहाँ-कहाँ बचा सकती है, सोचिएगा जरूर। चैप्टर 7 समाप्त हो गया है। हमने मुख्य सिद्धांतों के माध्यम से अपनी यात्रा पूरी कर ली है। अब हम इस पुस्तक के निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। तो हमारे लिसनर्स ने आज कुछ बड़ी दिलचस्प आर्टिकल्स और नोट्स भेजे हैं। फोकस इस पर है कि भाई आज की ये जो तेज दुनिया है, इसमें हम फैसले लेते कैसे हैं। हाँ बिल्कुल। हर तरफ इतनी इंफॉर्मेशन, इतने चॉइसेस, मोबाइल नोटिफिकेशंस हैं, इतने सारे टीवी शोज, बाजार में देखो तो हजारों प्रोडक्ट्स। हाँ, लगता है दिमाग मतलब हैंडल ही नहीं कर पाएगा इतना सब। एग्जैक्टली। तो आज हम इन्हीं सोर्सेज को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सब हमारी डिसीजन मेकिंग पर असर कैसे डालता है। बिल्कुल। और ये जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की बात है ना, ये सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में। सही बात है। हमारे पास हर चीज को एकदम डीपली सोचने समझने का ना तो टाइम होता है, ना ही वो मेंटल एनर्जी होती है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम अनजाने में ही सही कुछ मेंटल शॉर्टकट्स अपना लेते हैं। जैसे किसी चीज की सिर्फ एक खास बात देखी हो, फट से उसके बारे में एक राय बना ली। हाँ, वो जैसे एक पुराना किस्सा सुनाते ना, टीवी होस्ट जो पाइन थे और वो म्यूजिशियन फ्रैंक ज़ैपा। हाँ हाँ, सुना है। पाइन ने ज़ैपा के लंबे बाल देखे और कह दिया, अरे तुम्हारे लंबे बाल तुम्हें लड़की जैसा दिखाते हैं। अच्छा। तो ज़ैपा का जवाब भी तैयार था, बोले तुम्हारी लकड़ी की टांग तुम्हें टेबल जैसा दिखाती है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। मतलब पॉइंट वही है कि सिर्फ एक फीचर देखा, बाल या लकड़ी की टांग, और उसी से कंक्लूजन निकाल लिया। तो क्या हम सब सच में ऐसा ही करते, जाने अनजाने में? हाँ, काफी हद तक। ये एक तरह का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। आप सोचिए ना, पुराने जमाने में हमारे पूर्वजों को कितनी तेजी से फैसले लेने होते थे। हाँ, जंगल में। हाँ, कोई आवाज आई, अब ये शिकारी की है या किसी और जानवर की। उनके पास इतना टाइम नहीं था कि बैठकर पूरा एनालिसिस करें। सही बात है। वो किसी एक की सिग्नल पर, किसी एक क्यू पर भरोसा करते थे। आज वो जंगल वाला खतरा तो नहीं है, पर दिमाग का वो जो बेसिक तरीका है ना काम करने का, वो अभी भी है। वो अभी भी काम करता है। स्पेशली तब जब हम थके हुए हों या स्ट्रेस्ड हों या बस ध्यान न दे रहे हों। तो ये जो शॉर्टकट्स हैं, ये ऑटोमेटिक रिएक्शंस, ये क्या एक तरह से सर्वाइवल के तरीके हैं आज के मॉडर्न लाइफ के लिए? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये हमारी कॉग्निटिव लोड, मतलब जो दिमागी बोझ है, उसे कम करते हैं। अच्छा। जैसे हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे लोग कोई चीज़ खरीद रहे हैं या पसंद कर रहे हैं, इसे सोशल प्रूफ कहते हैं, तो हम मान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी होगी। हाँ, ये तो होता है। या फिर मान लीजिए कोई अथॉरिटी फिगर है, कोई डॉक्टर है, कोई एक्सपर्ट है, वो कुछ कहता है तो हम अक्सर बिना ज़्यादा सवाल किए मान लेते हैं। हाँ, डॉक्टर की बात तो माननी ही पड़ती है। तो ये शॉर्टकट्स ज़्यादातर टाइम काम करते हैं, हमें सही डायरेक्शन दिखाते हैं, हमारी एनर्जी बचाते हैं। सुनने में तो ये काफी एफिशिएंट लगता है। मतलब अगर सब लोग किसी रेस्टोरेंट को पसंद कर रहे हैं तो शायद अच्छा ही होगा। डॉक्टर की सलाह मानना भी ठीक है, पर क्या इसमें कोई डाउनसाइड भी है, कोई खतरा? क्या ये हमेशा हमारे फायदे के लिए होता है? यहीं पर मामला थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। अच्छा। क्योंकि ये शॉर्टकट्स इतने प्रिडिक्टेबल हैं, इतने ऑटोमेटिक हैं कि कुछ लोग इनका गलत फायदा उठाना सीख गए हैं। गलत फायदा मतलब? वो हमें मैनिपुलेट करने के लिए, हमें गुमराह करने के लिए इन्हीं शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं। मैनिपुलेट कैसे, मतलब जानबूझकर? बिल्कुल। जैसे सबसे आम एग्जाम्पल है फेक ऑनलाइन रिव्यूज का। अरे हाँ, ये तो बहुत होता है। कंपनियां क्या करती हैं, नकली पॉजिटिव रिव्यूज लिखवा देती हैं ताकि वो सोशल प्रूफ का एक इल्यूजन, एक धोखा पैदा हो सके। हमें लगे कि अरे वाह, ये प्रोडक्ट तो बहुत पॉपुलर है, जबकि होता नहीं है। या फिर वो टीवी शोज में कैंड लाफ्टर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो नकली हंसी। हाँ, पहले से रिकॉर्ड की हुई हंसी। उसे सुन के हमें लगता है कि अरे जोक शायद ज्यादा फनी है, क्योंकि देखो दूसरे लोग भी तो हंस रहे हैं। हाँ, वो कैंड लाफ्टर। मुझे हमेशा लगता था कि ये कितना अजीब सा लगता है, पर शायद दिमाग कहीं ना कहीं उसे पकड़ लेता है ना? ये तो बड़ा सटल सा मैनिपुलेशन हुआ। हाँ, और ये खतरनाक है। खतरनाक इसलिए नहीं कि हमने एक बार फेक रिव्यू देख के कोई गलत चीज खरीद ली, तो फिर? बल्कि इसलिए कि ये हमारे भरोसेमंद मेंटल टूल्स को, हमारे इन शॉर्टकट्स को अनरिलायबल बना देता है। अच्छा, हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अगर हम इन सिग्नल्स पर ही भरोसा नहीं कर पाएंगे तो फिर तो हर छोटा बड़ा फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत थकाने वाला हो जाएगा। सोचिए, हर चीज खरीदने से पहले, हर सलाह मानने से पहले अगर हमें बिल्कुल जीरो से पूरी रिसर्च करनी पड़े। बाप रे, तब तो हो गया काम। बात तो सही है, ये शॉर्टकट्स तो अब जरूरत बन गए हैं एक तरह से।
तो फिर करें क्या, कैसे बचे इस मैनिपुलेशन से? वो लेखक रॉबर्ट सिएल्डिनी का जिक्र है सोर्सेज में, वो तो कहते हैं कि हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हाँ, शाल्डिनी का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यही कहते हैं कि हमें इन मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स को पहचानना सीखना होगा और उन्हें चैलेंज करना होगा। चैलेंज कैसे करें? जैसे अगर कोई कंपनी फेक टेस्टिमोनियल्स यूज करते हुए पकड़ी जाए तो उसे कॉल आउट करें, सोशल मीडिया पर लिखें, शायद उसका प्रोडक्ट बॉयकॉट करें, टीवी शोज को फीडबैक दें कि भाई हमें ये कैंड लाफ्टर नहीं पसंद। पॉइंट ये है कि हमें इन शॉर्टकट्स को डिफेंड करना होगा, इनको बचाना होगा, क्योंकि ये हमारी इस तेज चलती दुनिया में रास्ता खोजने के लिए जरूरी हैं। हमें इनकी रिलायबिलिटी बनाए रखनी होगी। मतलब जागरूक रहना और जहाँ गलत हो रहा है वहाँ बोलना जरूरी है, ताकि हमारे ये जो मेंटल शॉर्टकट्स हैं ये भरोसे के लायक बने रहें। बिल्कुल। के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो शायद इन सोर्सेस को पढ़कर मन में उठेगा। अगली बार जब आप कोई फैसला लें झटपट में, चाहे वो ऑनलाइन कुछ खरीदना हो या किसी की सलाह माननी हो, एक पल रुककर सोचिएगा जरूर, क्या आप वाकई पूरी तस्वीर देख रहे हैं या सिर्फ एक आसान सा दिखने वाला हिस्सा? और क्या वो हिस्सा भरोसे के लायक है भी, ये सोचना जरूरी है। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? अगर हाँ तो थम्स अप बटन दबाएं और ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इसे अपने दोस्तों, परिवार और अपने समुदाय के साथ साझा करें।